सूरज की स्वर्णिम किरणें वीरपुर गांव के कच्चे पक्के मकानों पर चमक रही थी। नन्हे नन्हे पक्षी चहचहा रहे थे और नीला आसमान गांव के ऊपर मुस्कुरा रहा था। इस खूबसूरत वीरपुर गांव में वीरेंद्र नाम का एक नौजवान अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। मिट्टी से बने उनके छोटे से घर की दीवारों पर गोबर से लिपाई की गई थी और आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा रहा था। वीरेंद्र देखने में साधारण था, पतला दुबला शरीर, गेहुआ रंग और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन उसमें एक ऐसी बुरी आदत थी जिसने उसे पूरे गांव में कुख्यात बना दिया था। वह थी चुगलखोरी की लत। कोई भी बात, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वीरेंद्र के कानों में पड़ जाए तो फिर उसे चैन नहीं मिलता था जब तक वह उस बात को दूसरों तक न पहुंचा दे। अरे वीरेंद्र, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो बेटा? उसकी दादी अक्सर उसे समझाते हुए कहती। दादी के झुर्रियों भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थी। दादी, मैं क्या करूं? मुझसे नहीं रुकता। जब तक मैं किसी को बता न दूं, मेरे सीने में जैसे कुछ जलता रहता है। वीरेंद्र अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहता। वीरेंद्र की इस आदत से परेशान होकर गांव के अधिकतर लोग उससे दूर ही रहते थे। कोई उसे अपने घर के भेद नहीं बताता, कोई उसे अपने मन की बात नहीं सुनाता। सिर्फ जमींदार का बेटा नरेश ही था जो वीरेंद्र का बचपन से दोस्त था और अब भी उसका साथ नहीं छोड़ता था। नरेश एक सुंदर, खुशमिजाज युवक था। उसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी और मन में सबके लिए प्यार। वह जमींदार का बेटा होते हुए भी बिल्कुल घमंडी नहीं था। नरेश और वीरेंद्र की दोस्ती देखकर सब लोग हैरान होते थे। एक जमींदार का बेटा और दूसरा गरीब मजदूर, इतना अंतर होने के बावजूद दोनों की दोस्ती गहरी थी। तुम वीरेंद्र के साथ क्यों रहते हो नरेश? गांव के लोग अक्सर नरेश से पूछते, क्योंकि वीरेंद्र का दिल साफ है। नरेश मुस्कुराते हुए जवाब देता, हाँ, उसे बातें करने की आदत है, लेकिन वह बुरा नहीं है। जिससे प्यार करता है उसके लिए जान भी दे सकता है। एक शाम वीरेंद्र और नरेश गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर डूब रहा था और आसमान लाल सुनहरा हो गया था। दोनों दोस्त आने वाले त्योहार की बात कर रहे थे कि अचानक वीरेंद्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। नरेश, वीरेंद्र ने अचानक अपने दोस्त का कंधा पकड़ते हुए कहा, तुझे पता है कल क्या हुआ? नरेश ने गहरी सांस ली और वीरेंद्र की आंखों में देखा। नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। अरे यार, ऐसा मत कह, वीरेंद्र ने मिन्नत करते हुए कहा। यह बात तो मेरे अंदर फूट पड़ेगी अगर मैंने तुझे न बताई तो। मैं चाहता हूँ कि तू यह चुगली करने की आदत छोड़ दे वीरेंद्र, नरेश ने गंभीरता से कहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। यही वजह है कि गांव में कोई तुझसे प्यार नहीं करता। सब डरते हैं कि उनकी बातें तू पूरे गांव में फैला देगा। वीरेंद्र की आंखें भर आईं। मैं जानता हूँ यार, लेकिन उसने अपनी आंखें पोंछी। मैं क्या करूँ? कोई बात सुनता हूँ तो मेरा जी करता है कि मैं सबको बता दूँ। अगर नहीं बताता तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। नरेश ने अपने दोस्त की पीठ पर हाथ रखा। अच्छा, इस बार सिर्फ मुझे बता दे, लेकिन वादा कर कि और किसी को नहीं बताएगा। वीरेंद्र के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ, वादा, पक्का वादा, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। अच्छा बता, क्या हुआ था? नरेश ने थोड़ा झुककर पूछा। वीरेंद्र ने अपनी आवाज धीमी की और बताने लगा। कल जब मैं हलवाई की दुकान पर काम मांगने गया तो उनका नौकर बोला कि वे घर पर हैं। मैं उनके घर पहुंचा। वीरेंद्र की आवाज और धीमी हो गई। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से आवाज आ रही थी। हलवाई की पत्नी कह रही थी, अजी आप क्या कर रहे हो? दुकान पर जाओ, ग्राहक आ गए होंगे। कब से आईने के सामने खड़े हो? वीरेंद्र ने नरेश को और पास खींचते हुए कहा। और फिर हलवाई बोले, जा रहा हूँ, एक बार यह सही से तो लगा लूं। उनकी पत्नी फिर बोली, तुम भी ना दादा बन गए हो। नकली बाल लगाकर लोगों को क्या दिखाना चाहते हो जी, कि तुम्हारे बाल अभी भी घने और काले हैं? किसी दिन ये नकली बाल निकल गए ना तो सबके सामने सच आ जाएगा। नरेश की आंखें फैल गईं। अरे, तो हलवाई के बाल नकली हैं? वह गंजा है। हाँ, वीरेंद्र हंसते हंसते लोटपोट हो गया।
वही काले घुंघराले बाल जिन पर वह इतना घमंड करता है वे सब नकली हैं। नरेश के चेहरे पर मुस्कान आई लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। यह बात तुझे अपने तक ही रखनी है वीरेंद्र। अगर हलवाई को पता चला कि उसका राज बाहर आ गया है तो उसे बहुत शर्मिंदगी होगी। वीरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं वादा करता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। नरेश ने वीरेंद्र की आंखों में देखा और कहा, यह तेरी परीक्षा है दोस्त। अगर तूने यह बात फैलाई तो मुझे पता चल जाएगा कि तू अपने वादे पर कितना पक्का है। अगली सुबह वीरेंद्र अपने दिल में हलवाई के नकली बालों की बात लिए जा रहा था। सूरज की तीखी किरणें उसके माथे पर पसीने की बूंदें बना रही थी। वह अपने कंधे पर रखे गमछे से बार बार अपना चेहरा पोंछता जा रहा था। इसी बीच मोहल्ले के मोड़ पर उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह जैसे ही चौराहे पर पहुंचा, बच्चे उसे देखकर उसके पास दौड़ते हुए आए। वीरेंद्र भैया, कहाँ जा रहे हो? सबसे छोटे बच्चे ने पूछा, जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी। कहीं नहीं, बस घूम रहा हूँ। वीरेंद्र ने बच्चों को प्यार से देखते हुए कहा, क्या आपके पास कोई नई बात है? एक दूसरे बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। वीरेंद्र के होठों पर मुस्कान आई लेकिन फिर उसे नरेश का वादा याद आया। नहीं तो कोई बात नहीं है आज। उसने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, झूठ। सबसे बड़े बच्चे ने आरोप लगाया, आपके चेहरे से लग रहा है कि आपके पास कोई मजेदार बात है, बताइए ना। वीरेंद्र ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैंने अपने दोस्त से वादा किया है। दोस्त? आप तो हमारे भी दोस्त हो, बच्चों ने घेरते हुए कहा। अगर आप हमें नहीं बताओगे तो हम आपको अपना दोस्त नहीं मानेंगे। वीरेंद्र का दिल धड़कने लगा। वह बच्चों की दोस्ती खोना नहीं चाहता था। अच्छा, लेकिन तुम लोग किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? उसने धीमी आवाज में कहा। बच्चों ने एक साथ सिर हिलाकर वादा किया, बिल्कुल नहीं बताएंगे। वीरेंद्र ने चारों ओर नजर डाली और फिर बच्चों को पास बुलाकर धीरे से कहा, हलवाई के जो काले घुंघराले बाल हैं ना, वे नकली हैं। असल में वह गंजा है। बच्चों की आंखें विस्मय से फैल गईं और फिर वे सभी हंसने लगे। सबसे बड़ा बच्चा जोर से हंसते हुए बोला, इसका मतलब उसके बाल नकली हैं। अरे वाह! वीरेंद्र ने घबराते हुए उन्हें चुप कराने की कोशिश की। धीमे बोलो, धीमे, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन बच्चे उसकी बात सुनने के लिए नहीं रुके। वे खुशी से चिल्लाते हुए वहां से भाग गए। हलवाई जी गंजे हैं, हलवाई जी गंजे हैं। वीरेंद्र ने अपना माथा पीट लिया। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि उसने फिर से वही गलती की है, लेकिन उसके लिए किसी की बात अपने तक रखना लगभग असंभव था। शाम ढलते ढलते वीरेंद्र पूरे गांव में घूम चुका था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। निराश होकर वह अपने घर लौट आया। छोटे से कच्चे मकान में उसकी दादी चूल्हे पर खाना बना रही थी। धुएं से उनकी आंखें लाल हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी। वीरेंद्र को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। आ गया तू? दादी ने उसे देखते ही पूछा। कहाँ था दिन भर से? वीरेंद्र ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। कहीं नहीं दादी, बस काम ढूंढ रहा था लेकिन काम ही नहीं मिला कोई। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, कल फिर कोशिश करना। अब आजा, हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। वीरेंद्र ने अपनी थकी हुई आंखों से दादी को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन उसकी आंखों में अपनी दादी के लिए अपार प्यार था। वह उनके पास आकर बैठ गया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देख, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है आज, तेरी मनपसंद। वीरेंद्र का चेहरा खिल उठा। उसने दादी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, दादी आप सबसे अच्छी हो, मैं बहुत भूखा हूँ। दादी ने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, और सुन, नरेश के घर भी थोड़ी खीर दे आना, उसे भी बहुत पसंद है। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। ठीक है दादी, पहले मुझे तो खिलाओ। दादी ने हंसते हुए कटोरी में खीर परोसी। वीरेंद्र खीर का स्वाद लेने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बार टकटक। दादी और वीरेंद्र दोनों चौंके। इस वक्त कौन आया होगा? दादी ने अपना पल्लू ठीक करते हुए पूछा।
वीरेंद्र ने अपना कटोरा एक तरफ रखा और उत्साह से बोला, रुको दादी, मैं देखता हूँ। वीरेंद्र भागकर दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोल दिया। सामने हलवाई नंदू खड़ा था और उसका सिर पूरी तरह से गंजा था। न कोई बाल, न कोई टोपी, बस मक्खन जैसी चमकती हुई खोपड़ी। वीरेंद्र के मुंह से अनायास ही हंसी फूट पड़ी, जिसे वह अपने हाथों से दबाने की कोशिश करने लगा। हलवाई का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसकी मोटी मूंछें तन गईं और आंखें सुर्ख हो गईं। दादी ने भीतर से आवाज लगाई, अरे कौन है दरवाजे पर, और तू इतना हंस क्यों रहा है? वीरेंद्र की दादी दरवाजे पर आईं और स्थिति को भांपते हुए बोली, अरे नंदू हलवाई, ये क्या? ये तेरे सिर के सारे बाल कहाँ गए? हलवाई ने घूरते हुए वीरेंद्र की ओर इशारा किया और कड़वे स्वर में बोला, अपने पोते से पूछो दादी। दादी ने चौंक कर वीरेंद्र की ओर देखा, जो अभी भी अपनी हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या बात है वीरू, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, दादी ने सख्ती से पूछा। इससे पहले कि वीरेंद्र कुछ जवाब देता, हलवाई ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और घर के बाहर खींच लिया। वीरेंद्र की हंसी एकदम बंद हो गई। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हलवाई ने उसके कान के पास गुर्राते हुए कहा, बता तुझे सब कुछ कैसे पता चला? और तुझे पता चला तो चला, लेकिन तूने पूरे गांव में मेरे गंजे होने की खबर क्यों फैला दी? वीरेंद्र अब डर गया था। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैंने तो बस सुना था, मुझे नहीं पता पूरे गांव में कैसे मालूम हुआ। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हलवाई ने अपनी मुट्ठी उठाते हुए कहा, हर कोई कह रहा है कि तूने ही उन्हें बताया है। हलवाई गुस्से में वीरेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखों से आग बरस रही थी। वीरेंद्र सिकुड़ गया और अपने हाथों से अपना सिर बचाने लगा। तभी वीरेंद्र की दादी आगे आ गई। उन्होंने अपने शरीर से वीरेंद्र को ढक लिया और हलवाई से विनती भरे स्वर में बोली, अरे अरे नंदू रुक जा, वो बच्चा है, नादान है, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे इसे। दादी की आंखों में चिंता और विनती थी। हलवाई ने उन आंखों में झांका और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। सिर्फ आपके कहने पर छोड़ रहा हूँ, हलवाई ने अंतिम चेतावनी देते हुए वीरेंद्र की ओर उंगली दिखाई और वहाँ से चला गया। दादी ने गहरी सांस ली और वीरेंद्र को अंदर ले आईं। उनका चेहरा अब गंभीर था। वे वीरेंद्र को चारपाई पर बिठाकर उसके सामने खड़ी हो गईं। वीरेंद्र बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में शुरुआत की। उनके स्वर में निराशा झलक रही थी। तुझे कितनी बार समझाया है कि हर किसी की बात को यहाँ से वहाँ मत किया कर। यह आदत अच्छी नहीं होती है बेटा। वीरेंद्र ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दादी मैं क्या करूं? उसने सिसकते हुए कहा, मुझसे नहीं रुका जाता। वैसे भी उन बच्चों ने कहा था कि किसी को नहीं बताएंगे। दादी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और बोली, तू भी कितना भोला है, बच्चों की बात पर यकीन कर लिया। चल अब अंदर आजा, खीर खा ले और नरेश को भी दे आना। हाँ दादी, वीरेंद्र ने आज्ञाकारिता से कहा। खीर खाकर वीरेंद्र थोड़ी देर बाद एक छोटे से बर्तन में खीर लेकर नरेश के घर की तरफ चल दिया। उसके कदम हल्के थे और मन में थोड़ा डर भी था, कहीं नरेश के पिता जो गांव के जमींदार थे उसे हलवाई की तरह डांट न दे। जमींदार का घर गांव में सबसे बड़ा और भव्य था। लाल ईंटों से बना, ऊंची दीवारों वाला और बड़े बड़े दरवाजों वाला यह घर वीरेंद्र को हमेशा किले जैसा लगता था। आंगन में तुलसी का पौधा था और अस्तबल में 2 घोड़े थे। जब भी वीरेंद्र यहाँ आता उसे अपना छोटा झोंपड़ा याद आता और मन में एक अजीब सी कसक उठती। सूर्य की सुनहरी किरणें आम के पेड़ों के बीच से छनकर जमींदार के आंगन में बिखर रही थी। उस प्रकाश में नरेश अपने पिता के साथ बैठा था। दोनों के बीच हिसाब किताब की कॉपियां फैली हुई थी। नरेश के चेहरे पर चिंता के भाव थे। वह अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए फसल के हिसाब में उलझा हुआ था। पिताजी, इस बार मंडी में धान का भाव गिरा है। हमें अगली फसल के लिए कम से कम 10,000 रुपए और खर्च करने होंगे, नरेश ने कहा। उसकी आंखें हिसाब की कॉपी पर टिकी हुई थी। जमींदार साहब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, हम इस बार नई किस्म का बीज लगाएंगे। मैंने सरपंच से बात कर ली है। तभी दूर से किसी के आने की आहट हुई।
नरेश ने सिर उठाकर देखा तो वीरेंद्र आता दिखाई दिया। वीरेंद्र की पतली लंबी काया और उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान दूर से ही पहचानी जा सकती थी। नरेश ने तुरंत पिताजी के कान में फुसफुसाया, पिताजी रुक जाइए, अभी वीरेंद्र आ रहा है। उसके सामने कुछ मत कहना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। जमींदार ने भौहें सिकोड़ी और नरेश की ओर देखा। उनके चेहरे पर अचरज के भाव उभरे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अब तो वीरेंद्र बड़ा हो गया है, अब थोड़ी ना कोई यहाँ की बात वहाँ करता होगा। नरेश ने अपनी कॉपी बंद करते हुए दृढ़ता से कहा, अभी आप जानते नहीं हैं उसे, वह कितना बड़बोला है, हर बात चारों ओर फैला देता है। जमींदार अपनी धोती की तह ठीक करते हुए मुस्कुराए, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, तुम अकारण ही अपने मित्र पर शक कर रहे हो। नरेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, तो आप परीक्षा लेकर देख लीजिए, कभी उसकी, कभी क्यों, अभी ही पता कर लेता हूँ। जमींदार की आंखों में एक चमक आई, देखता हूँ कि वो यह बात बाहर करता है या नहीं। ठीक है, देख लीजिए, नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में वीरेंद्र आंगन में प्रवेश कर चुका था। उसके हाथ में तांबे का एक कटोरा था जिसमें खीर भरी हुई थी। उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान थी और आंखों में चमक। नरेश, वीरेंद्र ने प्रसन्नता से पुकारा, दादी ने यह खीर बनाई थी और यह भेजी है तेरे लिए। कह रही थी कि तू कल से आया नहीं, इसलिए तेरा हिस्सा तुझ तक पहुंचा दूं। नरेश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अरे वाह, ला दे, अभी मैं इसे कटोरे में निकाल कर खाता हूँ। वह उठकर रसोई की ओर चला गया। वीरेंद्र उसे जाते हुए देखता रहा और फिर धीरे से जमींदार के पास आकर बैठ गया। उसने अदब से सिर झुकाया। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? जमींदार ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ दादी कैसी हैं? दादी भी ठीक है, बस थोड़ा घुटने का दर्द रहता है उन्हें इन दिनों। अब तक जमींदार के मन में वीरेंद्र की परीक्षा लेने की योजना पक चुकी थी। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा नीचा किया और गंभीर होकर बोले, वीरेंद्र, एक बात बताऊं तुम्हें, पर यह बात अभी तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। वीरेंद्र ने उत्सुकता से कहा, हाँ चाचा जी, जरूर बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जमींदार ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, मैंने नरेश की शादी करने का तय किया है। उसकी होने वाली पत्नी का नाम चंपावती है। लड़की का नाम सुनकर वीरेंद्र के होठों पर मुस्कान फूट पड़ी। वह हंसी को रोकने का प्रयास करने लगा। अच्छा नाम है, उसने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए कहा। जमींदार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन तुम यह बात अभी नरेश को मत बताना। उसे मैंने कुछ बताया नहीं है, अभी वो थोड़ा नाराज हो सकता है अगर उसे पता चले कि मैंने उससे पूछे बिना यह फैसला कर लिया है। ठीक है चाचा जी, मैं नहीं बताऊंगा, वीरेंद्र ने वादा किया। आप फिक्र न करें। वीरेंद्र की आंखों में कुछ चमक थी, एक राज जानने का गर्व। वह धीरे से उठा और बोला, अब मैं चलता हूँ, दादी इंतजार कर रही होंगी। जमींदार ने सिर हिलाकर उसे विदा किया। वीरेंद्र जैसे ही बाहर निकला, नरेश रसोई से लौट आया। उसके हाथों में खीर का कटोरा था। ये वीरेंद्र कहाँ गया? नरेश ने पूछा। उसकी आंखें आंगन में वीरेंद्र को खोज रही थी। उसे देर हो रही थी, वो चला गया। जमींदार ने शांत भाव से कहा, तो आपने उसकी परीक्षा ले ली? नरेश ने उत्सुकता से पूछा। जमींदार मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, ये लो खीर खाओ आप। नरेश ने कटोरा अपने पिता की ओर बढ़ाया। वीरेंद्र अपने घर की ओर जा रहा था। सूरज ढलने लगा था और गांव के किनारे पर स्थित उसका छोटा सा घर दूर से दिखाई दे रहा था। उसके कदम तेज थे पर मन में एक बेचैनी थी। वह मन ही मन बार बार दोहरा रहा था, चंपावती, नरेश की शादी, राज की बात। रास्ते में उसे गांव के कई लोग मिले। हर बार उसके मन में यह विचार आया कि क्या वह यह बात किसी को बता दे, पर हर बार उसने खुद को रोका। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे यह बात किसी को तो बतानी पड़ेगी, वह बुदबुदाया। हाँ, दादी को बता दूंगा, वे तो घर की ही हैं, उन्हें बताने में क्या हर्ज है। वीरेंद्र अपने घर आ गया। दादी आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी।
उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, पर आंखों में वही पुरानी चमक थी। आ गया तू? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। चल अब रात हो गई है, आराम कर ले। तू खीर दे आया नरेश को? हाँ दादी दे आया। वीरेंद्र पानी का लोटा उठाते हुए बोला। दादी एक बात बताऊं? हाँ बता। दादी सब्जी काटना रोककर उसकी ओर देखने लगी। वीरेंद्र ने इधर उधर देखा, जैसे सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, लेकिन किसी को बताना मत, जमींदार साहब ने मना किया है। मैं क्यों बताऊंगी किसी को? दादी ने उसकी बात काटते हुए कहा। बता तो भला क्या बात है? वीरेंद्र की आंखें चमक उठीं। वो ना नरेश की शादी हो रही है और लड़की का नाम है चंपावती। दादी ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। चंपावती? आज के जमाने में भी ऐसा नाम? कोई बात नहीं, नाम से क्या होता है, लड़की अच्छी होगी। उन्होंने वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन तू यह बात किसी से मत कहना। अगर उन्होंने मना किया है तो बस अपने तक ही रखना। ठीक है दादी, वीरेंद्र ने कहा, पर उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। रात भर वीरेंद्र के दिमाग में यही बात घूमती रही। चंपावती। अगले दिन सुबह उठते ही उसने तय किया कि वह कुछ काम करेगा ताकि उसका मन भटक जाए और वह इस बात को भूल सके। सूरज की पहली किरणें गांव के कच्चे मकानों पर पड़ने लगी थी। वीरेंद्र अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। पिछले कुछ दिनों से उसके घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था और दादी की दवाई भी खत्म हो गई थी। वह सोच रहा था कि आज किसी भी तरह से काम मिल जाए तो अच्छा होगा। दादी, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, वीरेंद्र ने अपनी दादी के झुर्रियों से भरे चेहरे को देखते हुए कहा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जरूर जा बेटा, लेकिन याद रखना अपनी जुबान पर लगाम रखना। तेरी चुगली करने की आदत तुझे कभी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ दादी, मैं कोशिश करूँगा। हालांकि वह जानता था कि यह उसके लिए आसान नहीं होगा। उसके दिमाग में हमेशा विचारों का तूफान चलता रहता था और उसे हर सुनी हुई बात को किसी न किसी से साझा करने की अजीब सी आदत थी। गांव की धूल भरी गलियों से होते हुए वह काम की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसकी नजर कुम्हार के घर पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसके हाथों की कलात्मकता देखकर वीरेंद्र एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे से उसने कुम्हार के पास जाकर विनम्रता से पूछा, काका, क्या मेरे लायक कोई काम है आपके पास? मैं बहुत मेहनती हूँ और कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। कुम्हार ने अपनी मूंछों को ऐंठते हुए वीरेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या काम कर सकते हो तुम? वीरेंद्र ने आशावादी स्वर में कहा, जो काम आप बता दोगे वही कर दूंगा। मैं मेहनत से जी नहीं चुराता। ठीक है, कुम्हार ने मिट्टी के एक बड़े ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो तुम मिट्टी रौंदने का काम करो। इसे अच्छी तरह से गूंथना है ताकि मटके बनाने के लिए उपयुक्त हो जाए। जी काका, वीरेंद्र ने कहा और तुरंत काम में जुट गया। वह अपने पैरों से मिट्टी रौंदने लगा, धीरे धीरे सावधानी से, जैसे कोई बच्चा अपने पहले कदम रखता है। कुम्हार यह देखकर चिढ़ गया। अरे, इतना धीमे धीमे काम करोगे तो जमींदार के यहाँ अगले साल तक मटके पहुँचा पाऊंगा, उसने झुंझलाते हुए कहा। मटके बनाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथना पड़ता है। अपनी पूरी ताकत लगाओ। वीरेंद्र ने अपनी गति बढ़ा दी। पसीने से तरबतर होते हुए वह मिट्टी रौंदने लगा। इस बीच उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अच्छा, तो नरेश के पिताजी की बात कर रहे हो आप? वीरेंद्र ने पूछा। हाँ वही तो, उन्होंने बहुत सारे मटके मंगवाए हैं इस बार, कुम्हार ने कहा। वीरेंद्र की आंखें चमक उठीं। तुम जानते हो नरेश को? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है, सबसे अच्छे से बात करता है, कभी अपने पिता की तरह अकड़ता नहीं है, कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वह मेरा दोस्त है, वीरेंद्र ने गर्व से कहा। हम बचपन से साथ हैं। हालांकि वह जमींदार का बेटा है और अब तो शादी हो रही है उसकी। कहते ही वीरेंद्र ने दांतों तले जीभ दबा ली। अरे, यह क्या बोल दिया मैंने? कुम्हार अचानक रुक गया। उसके हाथ मिट्टी में जमे रह गए। क्या कहा? शादी हो रही है, उसने आश्चर्य से पूछा। लेकिन किससे? वीरेंद्र की आंखें फैल गईं। यह मेरे मुंह से क्या निकल गया?
मुझे किसी से कहना नहीं था। कुम्हार के भीतर की जिज्ञासा जाग उठी। वह मिट्टी गूंथना भूलकर वीरेंद्र के पास पहुंच गया। बताओ बताओ क्या बात है। वीरेंद्र ने आसपास देखा जैसे कोई उन्हें सुन न ले। वैसे तो बताने से मना किया था उन्होंने, लेकिन उसने अपनी आवाज धीमी की। चंपावती से हो रही है शादी। चंपावती? कुम्हार ने दोहराया। वह नाम सुनकर उसके दिमाग में कोई तस्वीर नहीं उभरी। वह कौन है? मैंने तो कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना। मुझे भी ज्यादा नहीं पता, वीरेंद्र ने कहा। बस इतना जानता हूँ कि जल्द ही यह शादी होने वाली है। शाम तक वीरेंद्र ने कुम्हार के यहाँ अपना काम पूरा किया। कुम्हार ने उसे उसकी मेहनत के लिए कुछ पैसे दिए। अच्छा काम किया तुमने, कुम्हार ने कहा। कल फिर आना। वीरेंद्र ने सिर हिलाया और अपने घर की ओर चल दिया। कुम्हार ने तैयार मटकों को एक टोकरी में रखा और जमींदार के घर की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो जमींदार की जगह उसे नरेश मिला। अरे काका, इस बार देर कर दी मटके लाने में, नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, देर तो हो गई, कुम्हार ने कहा। ज्यादा मटके बनाने थे ना इस बार। नरेश ने मटकों को देखा। सच में बहुत अच्छे बने हैं, पिताजी खुश हो जाएंगे, कुम्हार ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। मैं भी सोच रहा था कि इतने सारे मटके क्यों बनवा रहे हैं जमींदार साहब। फिर पता चला कि शादी है तुम्हारी। नरेश के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। मेरी शादी? हाँ, चंपावती से, कुम्हार ने धीमे से कहा। नरेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। उसने जल्दी से विषय बदलते हुए कहा। मटके रख दीजिए वहाँ कोने में। कुम्हार ने मटके रखे और वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी बात नौकरों ने सुन ली थी। उनके कान खड़े हो गए थे और आंखें चमक रही थी। गपशप का एक नया मसाला मिल गया था। क्या सुना तुमने? एक नौकर ने दूसरे से पूछा। हाँ, नरेश की शादी होने वाली है किसी चंपावती से, दूसरे ने कहा। पर चंपावती है कौन? तीसरे ने पूछा। पता नहीं, पर अब तो यह खबर पूरे गांव में फैलेगी, पहले ने कहा। और वास्तव में जंगल की आग की तरह यह खबर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और इस तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई नरेश की रहस्यमयी होने वाली दुल्हन के बारे में बात कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, नरेश अपने घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही नरेश ने अपने घर के दरवाजे पर कदम रखा तो गांव के चौक में खड़े लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। नरेश ने अपने कंधे पर लटके थैले को संभाला और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अरे नरेश भाई रुको तो, सुंदरलाल चाचा ने पुकारा। उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। तुम्हारी शादी की मिठाई कब खिला रहे हो? नरेश रुका, उसकी भौहें तन गईं। शादी? किसकी शादी? तभी पीछे से गोपाल काका ने कहा। अरे भाई, अब तो तुम्हारी और चंपावती की शादी की ही बात हो रही है गांव में। चंपावती? नरेश के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। यह चंपावती कौन है? और मेरी शादी? किसने फैलाई यह अफवाह? सब लोग एक साथ हंस पड़े। नरेश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? कोई मुझे बताएगा कि यह चंपावती है कौन? किसी ने जवाब नहीं दिया, बस हंसी की आवाजें और तेज हो गईं। नरेश ने अपना सिर झटका और तेज कदमों से वहां से निकल गया। जैसे ही वह अपने खेतों की ओर जाने लगा, उसने देखा कि गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या हुआ? नरेश ने अपने कुछ मजदूरों से पूछा जो काम नहीं कर रहे थे। आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? एक मजदूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो तुम्हारी शादी में काम होगा। चंपावती आएगी बहू बनकर। नरेश के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। यह सब क्या हो रहा है? इनको किसने कहा कि चंपावती से मेरी शादी होगी? और यह चंपावती है कौन? मजदूर हंसने लगे। अरे बाबू, हमसे क्या छिपाना, पूरा गांव जानता है। पूरा दिन नरेश के लिए परेशानियों से भरा था। जहां भी वह गया, लोगों ने उसे चंपावती के नाम से चिढ़ाया। खेत में, दुकान पर, चौपाल पर, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, नरेश और चंपावती की शादी। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, नरेश का गुस्सा और बढ़ता गया। शाम ढलते ढलते वह थकाहारा, गुस्से और परेशानी से भरा अपने कमरे में बैठा था।
उसका चेहरा लाल हो रखा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी उसके पिता रामप्रसाद जी धीरे से दरवाजा खटखटाकर अंदर आए। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। नरेश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। क्या बताऊं पिताजी, पूरा गांव मेरे पीछे पड़ गया है। हर कोई कह रहा है कि मैं किसी चंपावती से शादी करने वाला हूँ। कौन है यह चंपावती? मैंने तो कभी देखा भी नहीं उसे। नरेश की बात सुनकर उसके पिता के होठों पर एक मुस्कान आ गई। हो गई तुम्हारे दोस्त की परीक्षा, उन्होंने कहा। अब तो मैंने भी मान लिया कि वीरेंद्र को कोई बात नहीं बतानी है। नरेश चौंक गया। क्या मतलब पिताजी, क्या आप जानते हैं इस बारे में? हाँ बेटा, मैंने ही वीरेंद्र से कहा था कि मैंने तुम्हारी शादी चंपावती से तय कर दी है। मैं बस यह देखना चाहता था कि वह कितनी देर तक यह बात अपने तक रख सकता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो यह सब आपने किया है? नरेश का गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। मैं अभी वीरेंद्र से मिलकर आता हूँ। वह तेजी से कमरे से बाहर निकला, उसके कदमों में गुस्सा साफ झलक रहा था। बाहर अंधेरा होने लगा था और गांव की गलियां सुनसान हो रही थी। तभी मंदिर के पास के चौराहे पर उसे रश्मि मिल गई। वह पनघट से पानी भरकर लौट रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम इस वक्त कहाँ घूम रही हो? नरेश ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। रश्मि ने मटके को जमीन पर रखा और अपनी काली घनी भौहें तानते हुए बोली, कहीं भी घूमूं तुम्हें क्या? तुम जाओ अपनी उस चंपावती के पास। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। नरेश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तीर मार दिया हो। अरे राम! नरेश ने अपना सिर पकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? मेरी बात तो सुनो रश्मि, कोई चंपावती नहीं है मेरे जीवन में। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। दूर रहो मुझसे, उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। पूरा गांव बात कर रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और अपना मटका उठाया। अरे लेकिन मेरी बात सुनो तो सही रश्मि, प्लीज। नरेश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रश्मि तेजी से वहां से चली गई। नरेश के दिल में अब आग सी लग गई थी। वीरेंद्र पर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह आवेश में तेजी से वीरेंद्र के घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते भर उसके दिमाग में यही सोच घूम रही थी कि उसका बचपन का दोस्त, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया, उसी ने उसका विश्वास तोड़ा था। वीरेंद्र का घर गांव के दूसरे छोर पर था, एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे। नरेश ने जोर से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र की दादी ने दरवाजा खोला। अरे नरेश, इतनी रात को? क्या हुआ बेटा, कोई काम है क्या? उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वीरेंद्र कहाँ है दादी? नरेश ने सीधे पूछा, उसकी आवाज में कड़कपन था। वो तो बाहर निकल गया है बेटा, दादी ने हिचकिचाते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अच्छा, तो मैं उससे बाद में मिल लूंगा, नरेश ने कहा और वहां से मुड़ गया। अब उसके कदम गांव के बाहर की ओर बढ़ने लगे, जहां बड़ा तालाब था। वीरेंद्र अक्सर वहीं जाया करता था। चांद की रोशनी में तालाब चांदी की तरह चमक रहा था। नरेश को दूर से ही वीरेंद्र दिखाई दिया, जो तालाब के किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंक रहा था। नरेश तेजी से उसकी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे उसने वीरेंद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पटकी आवाज तालाब के शांत वातावरण में गूंज गई। वीरेंद्र हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। क्या हुआ नरेश, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसकी आंखों में हैरानी और दर्द दोनों थे। तुम्हें तो इससे ज्यादा मार पड़नी चाहिए थी, नरेश चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द एक साथ था। क्या कहा है तुमने सबसे? मेरी शादी चंपावती से हो रही है। कौन है यह चंपावती? तुमने पूरे गांव में मेरी बदनामी करवा दी है। वीरेंद्र ने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखों में शर्मिंदगी के भाव थे। सबसे तो नहीं, मैंने तो बस कुम्हार से कहा था, उसने धीमे स्वर में कहा। कुम्हार से? नरेश ने व्यंग्य से कहा। और कुम्हार ने पूरे गांव को बता दिया?
तुम्हारी चुगलखोरी की इसी आदत की वजह से रश्मि मुझसे नाराज हो गई है। वह मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। वीरेंद्र के चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आए। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नरेश ने कठोरता से कहा। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ अब। इतना कहकर नरेश वहाँ से चला गया। उसके कदमों में बेचैनी और दर्द था। वीरेंद्र वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल में दोस्ती टूटने का दर्द उमड़ रहा था। धीरे धीरे वह उठा और दुखी मन से घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे और सिर झुका हुआ था। घर पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में चला गया, लेकिन दादी ने उसे रोक लिया। क्या हुआ वीरेंद्र? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। नरेश आया था, मिला वो तुझसे? हाँ दादी, वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा। मुझसे दोस्ती तोड़ दी उसने। क्यों? क्या हुआ बेटा? दादी ने चिंतित होकर पूछा। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थी। क्या बताऊं अब? मेरी वजह से ही हुआ है यह सब, उसने कहा। मेरे अंदर कोई बात नहीं टिकती। नरेश के पिताजी ने मुझसे कहा था कि नरेश की शादी किसी चंपावती से होने वाली है, और मैंने यह बात कुम्हार को बता दी। अब पूरा गांव यही बात कर रहा है। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, वो तेरा दोस्त है। वो वापस लौट कर आएगा एक ना एक दिन। तो फिर तब तक क्या करूं मैं दादी? वीरेंद्र ने पूछा। उसकी आवाज में निराशा थी। तब तक अपनी आदत को सुधार बेटा, दादी ने समझाते हुए कहा। कैसे दादी? वीरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा। दादी कुछ देर तक सोचने लगी। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर चिंतन के भाव थे। फिर उन्होंने कहा, एक काम कर, जब भी तुझे कोई बात पता चले तो उसे किसी पत्थर को बता देना और फिर उस पत्थर को पानी में फेंक देना। क्या इससे काम बन जाएगा दादी? वीरेंद्र ने संदेह के साथ पूछा। करके देख ले, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद बन जाए। ठीक है दादी, वीरेंद्र ने कहा और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन से वीरेंद्र अपने काम पर जाने लगा। जब भी उसे कोई बात पता चलती, वह तालाब के पास जाता और एक पत्थर उठाकर उसे अपनी बात बताता, फिर उसे तालाब में फेंक देता। एक शाम वह तालाब के पास आया और एक चिकना सा पत्थर उठाकर उससे बोला, पता है, सरपंच जी की पत्नी उन्हें घर में टिल्लू कहकर बुलाती है। ऐसा कहकर उसने पत्थर को तालाब में फेंक दिया। प्लिश की आवाज के साथ पत्थर पानी में डूब गया और वीरेंद्र के मन में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह रोज कोई न कोई बात पत्थर को बताता और उसे तालाब में फेंक देता। कभी कभी वह अपने दिल की बातें भी पत्थरों को बताता। अपने टूटे हुए दिल की बात, नरेश के साथ बिताए पुराने खुशनुमा पलों की यादें और रश्मि से माफी मांगने की इच्छा। एक दिन वीरेंद्र की दादी उसके पास आई और बोली, क्या बात है बेटा, आजकल तू मुझे कोई भी बात नहीं बताता, क्या हुआ? अब मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है दादी, वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मेरा मन नहीं करता कि किसी और को बताऊं। मैं अपनी सारी बातें पत्थरों को बताता हूँ और फिर उन्हें तालाब में फेंक देता हूँ। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। वीरेंद्र की चुगली करने की आदत धीरे धीरे बदलने लगी थी। इधर नरेश के घर में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक रात जब सब सो रहे थे, चोरों ने उनके घर में घुसकर बहुत सारा माल और पैसा चुरा लिया। मेरी तो मेहनत की सारी कमाई लुट गई, नरेश के पिता ने दुख से कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। अब मैं क्या करूँगा, कैसे चलाऊंगा इस घर को? पिताजी आप चिंता मत करो, नरेश ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा। हम चोरों को ढूंढ लेंगे, हमें हमारा धन वापस मिल जाएगा। चिंता कैसे न करूं बेटा, पिता ने कहा। उनकी आवाज में निराशा थी। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हिम्मत रखिए पिताजी, नरेश ने दृढ़ता से कहा और अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। वीरेंद्र की दादी को भी चोरी के बारे में पता चला। तेरे दोस्त के घर में चोरी हुई है, उन्होंने वीरेंद्र से कहा। उसका बहुत नुकसान हुआ है, तू जाएगा नहीं उससे मिलने? वीरेंद्र की आंखों में दर्द झलका। जाता तो दादी, उसने कहा।
लेकिन उसने ही मना किया था कि मैं उससे जिंदगी में कभी न मिलूं। वो वैसे भी परेशान होगा। मैं उसे मिलकर और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, दादी ने समझते हुए कहा, जैसा तू सही समझे। उस शाम वीरेंद्र फिर से तालाब के पास आ गया। चांदनी रात थी और तालाब का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। वीरेंद्र ने एक पत्थर उठाया और उससे बोलने लगा, आज मुझे पता चला कि साहूकार की बेटी अपने घर से भागने वाली है। उसने धीमे स्वर में कहा, वो भी दूसरे गांव के जमींदार के बेटे के साथ। फिर उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, और मेरे दोस्त के घर में चोरी हो गई। उसका बहुत नुकसान हुआ है। काश मैं उसकी मदद कर पाता। इतना कहकर वीरेंद्र पत्थर फेंकने ही वाला था कि तभी उसे किसी की हंसी की आवाज आई। वह चौंक गया और पत्थर अपने हाथ में ही पकड़े रहा। इतना सारा पैसा, सारी जिंदगी कट जाएगी इसमें तो। एक आवाज आई, जमींदार के घर पहले ही हाथ मार लेना चाहिए था। आवाज सुनकर वीरेंद्र एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। वहाँ तालाब के दूसरी ओर एक आदमी था जो मिट्टी खोदकर कुछ छिपा रहा था। उसके चेहरे पर चोर जैसी चालाकी थी। अब बस यह सारा धन यहाँ छिपा देता हूँ, वह आदमी बुदबुदाया, और कल रात को सही समय देखकर यहाँ से यह सब लेकर निकल जाऊंगा। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, कहीं कोई देख न ले। वह चोर सारा धन छिपाकर वहाँ से भाग गया। वीरेंद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अभी अभी नरेश के घर के चोर को देखा था और चोरी का सारा माल यहाँ तालाब के किनारे छिपा था। उधर नरेश अपने घर में उदास बैठा हुआ था। चोरी का सदमा अभी तक उसके दिमाग से नहीं गया था। तभी उसके पिता उसके पास आए। अब उदास मत हो बेटा, उन्होंने कहा, हम फिर से मेहनत करके उतना पैसा कमा लेंगे। आप ठीक कहते हैं पिताजी, नरेश ने कहा। तुम्हें बुरा लग रहा है तो जाओ अपने दोस्त वीरेंद्र से मिलकर आओ, पिता ने सुझाव दिया। जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन दोस्ती निभाने में ही बड़प्पन है। नरेश ने कुछ देर सोचा। शायद आप सही कह रहे हैं, उसने आखिरकार कहा। मुझे वीरेंद्र से मिलना चाहिए। नरेश वीरेंद्र को ढूंढते हुए उसके घर आ गया। दादी, वीरेंद्र कहाँ है? उसने पूछा। वो तो तालाब के पास होगा बेटा, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। तू उसे माफ कर दे, तेरे बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बेचारा बहुत उदास रहता है। ठीक है दादी, नरेश ने कहा और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब पर पहुंचकर नरेश ने देखा कि वीरेंद्र पत्थर हाथ में लेकर कुछ बड़बड़ा रहा है। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर उसकी बातें सुनने लगा। मेरे पास कोई नहीं है बताने के लिए, वीरेंद्र ने पत्थर से कहा। उसकी आवाज में दर्द था। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि नरेश के घर में चोरी करने वाला चोर अभी अभी सारा पैसा यहाँ छिपा कर गया है और कल रात को वह सब कुछ यहाँ से ले जाएगा। इतना कहकर वीरेंद्र ने पत्थर तालाब में फेंक दिया और वहाँ से चला गया। नरेश पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने तुरंत उस जगह को खोदना शुरू किया जहाँ वीरेंद्र इशारा कर रहा था। थोड़ी ही देर में नरेश को अपना चोरी किया हुआ सारा पैसा और माल मिल गया। वीरेंद्र, वह खुशी से चिल्लाया, लेकिन वीरेंद्र तब तक जा चुका था। नरेश खुशी खुशी घर आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथों में चोरी का माल था। यह सब कैसे मिला तुम्हें? उसके पिता ने हैरानी से पूछा। और चोर कौन है? कल रात को पता चल जाएगा कि चोर कौन है, नरेश ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। मैंने एक जाल बिछाया है। अगली रात जब चांद आसमान में ऊंचा था, वीरेंद्र रोज की तरह तालाब के पास आया। लेकिन इस बार तालाब के किनारे कुछ अलग था। जमींदार, नरेश और कुछ लोग वहाँ पर छिपे हुए चोर का इंतजार कर रहे थे। यह वीरेंद्र चोर है क्या? जमींदार ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो यहाँ अपनी बातें पत्थरों को बताकर तालाब में फेंक देता है। यह अच्छा तरीका है। वीरेंद्र, जो इन सब से अनजान था, उसने एक पत्थर उठाया और कहने लगा। राम सिंह काका के कुर्ते में पीठ पर छेद था, जिसे देखकर सब लोग हंस रहे थे। विमला काकी के घर में से लड्डू उनके पड़ोसी ने ही चोरी किए थे। सरपंच जी का लड़का जुआ खेलता है और नरेश के पिताजी सबसे छिपकर तंबाकू खाते हैं। फिर वह रुका, उसकी आंखों में आंसू आ गए।
रश्मि ने मुझसे कहा था कि नरेश से कह देना कि अब वह नाराज नहीं है नरेश से, और शादी भी नरेश से ही करेगी। उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन नरेश तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। वीरेंद्र की बात सुनकर नरेश और जमींदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नरेश ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन नीचे कर ली। उसके दिल में वीरेंद्र के लिए प्यार उमड़ आया। तुम्हें तो मैं अब घर चलकर बताऊंगा, जमींदार ने अपने बेटे से धीमे स्वर में कहा। और आप तंबाकू खाते हैं? जमींदार शर्म से चुप हो गए। वीरेंद्र अभी तक बड़बड़ा ही रहा था, तभी वहां पर चोर आ गया। वह एक परिचित चेहरा था, बबलू, जो पहले जमींदार के घर में नौकर था। बबलू गड्ढा खोदने लगा, लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। कल रात को यहीं तो छिपाया था मैंने, वह घबराकर बुदबुदाया। कहाँ गया मेरा माल? चोर परेशान हो गया और यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। उसी वक्त वीरेंद्र ने तालाब में पत्थर फेंका, जिससे प्लिश की आवाज आई। यह कौन है? बबलू चौंका। कहीं इसी ने तो मेरा सारा पैसा नहीं ले लिया। उस चोर ने आगे आकर वीरेंद्र को पकड़ लिया और उससे बोला, मेरे पैसे निकाल। कहाँ छिपाया है तूने मेरा सारा धन और माल? मैं किसी धन के बारे में नहीं जानता, वीरेंद्र ने हकलाते हुए कहा। अरे यह तो हमारा पुराना नौकर बबलू है, जमींदार ने आगे आकर कहा। पकड़ो इसे। जमींदार के साथ आए लोग बबलू को पकड़ लेते हैं। हम बताते हैं कहाँ है तुम्हारा माल, नरेश ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। अरे मालिक आप, मुझे छोड़ दीजिए, बबलू गिड़गिड़ाया। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, इसको अच्छा सबक सिखाओ, जमींदार ने कहा, जिससे यह कभी इस गांव में नजर न आए। सभी लोग लाठियां लेकर बबलू पर टूट पड़े। फिर जमींदार ने कहा, नरेश तुम्हें पता कैसे चला कि हमारा पैसा कहाँ है और चोर यहाँ आएगा? नरेश ने मुस्कुराकर वीरेंद्र की ओर देखा, जो अभी भी हैरान खड़ा था। वीरेंद्र की वजह से? उसने कहा। क्या किया मैंने? वीरेंद्र ने हैरानी से पूछा। तुमने कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ किया मेरे दोस्त, नरेश ने प्यार से कहा। तुम्हारी पत्थरों से बातें करने की आदत ने हमें चोर तक पहुंचाया। फिर वह थोड़ा शर्मा गया और बोला, और मैं जो बात अपने पिताजी से खुद कभी कह नहीं पाया, आज तेरी वजह से उन्हें वो भी पता चल गया। उसने शरारती अंदाज में अपने पिता की ओर देखा, जो शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। इतना कहकर नरेश ने वीरेंद्र को गले लगा लिया। तुमने मुझे माफ कर दिया? वीरेंद्र ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ भाई, माफ कर दिया, नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और रहोगे। फिर उसने शरारत से आंख मारते हुए कहा, और मुझे यह भी पता चल गया कि रश्मि अब नाराज नहीं है और वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। वीरेंद्र लज्जित हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने अपना सबक सीख लिया है दोस्त, उसने कहा। अब मैं कभी चुगली नहीं करूँगा। पत्थरों से बातें करना जारी रखो, नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा तरीका है। दोनों दोस्त हंसने लगे और तालाब के किनारे चांदनी रात में उनकी हंसी की आवाज गूंज उठी। उनकी दोस्ती फिर से जुड़ गई थी, पहले से भी मजबूत और गहरी। इधर वीरेंद्र की दादी अपने घर के आंगन में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने जान लिया था कि उनके पोते ने अपना सबक सीख लिया है और उसकी दोस्ती भी बच गई है। पत्थरों के राजदार ने आखिरकार जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। अगली कहानी। सूरज की पहली किरणें सीतापुर के घरों की छतों पर पड़ने लगी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। कुछ पक्षी अपने प्रातःकालीन गीत गाने में व्यस्त थे। गांव में जीवन धीरे धीरे जागने लगा था। इसी बीच एक व्यक्ति अपने पुराने साइकिल पर सवार होकर गांव की गलियों से गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा लाल रंग का बैग लटका हुआ था, जिसमें कई पत्र और पार्सल भरे थे। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सीतापुर का प्रसिद्ध डाकिया शंकर था। शंकर के पास साधारण चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसकी मुस्कान हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। 40 वर्षीय शंकर अपने खाकी रंग के यूनिफॉर्म में बेहद सम्मानित लगता था। उसके माथे पर हमेशा चंदन का टीका रहता था, जो उसके धार्मिक स्वभाव को दर्शाता था। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था और शंकर की मुस्कान भी और चौड़ी हो गई थी।
उसके हाथ में आज कुछ विशेष पत्र थे जिन्हें वह हर हाल में आज ही पहुंचाना चाहता था। अरे शंकर भैया, जरा इधर आना, दूर से आवाज आई। शंकर ने पलट कर देखा। गांव की मुखिया चाची थी जो अपने आंगन में बैठी हुई थी। हाँ चाची, आया। शंकर ने अपने कदमों की गति बढ़ाई और मुखिया चाची के घर के सामने पहुंच गया। यह बताओ, मेरे बेटे का खत कब आएगा? मुंबई गए हुए उसे 1 महीना हो गया है और अभी तक एक पत्र भी नहीं आया, मुखिया चाची ने चिंतित स्वर में कहा। शंकर ने अपने झोले में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए एक लिफाफा निकाला। आज ही सुबह आया है चाची, मैं तो आपके घर ही आ रहा था। मुखिया चाची की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने शंकर के हाथ से लिफाफा लिया और उस पर हाथ फेरा, मानो अपने बेटे के स्पर्श का एहसास कर रही हों। शंकर, तुम तो सचमुच भगवान के भेजे हुए हो हमारे लिए। जब से तुम इस गांव के डाकिया बने हो, कोई चिट्ठी कभी खोई नहीं, कभी देर से नहीं पहुंची, मुखिया चाची ने कृतज्ञता से कहा। शंकर ने विनम्रता से सिर झुकाया। अरे नहीं चाची, यह तो मेरा कर्तव्य है। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आप सबके सुख दुख का संदेशवाहक बन सकूं। मुखिया चाची की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए कहा, पिछले महीने जब मेरी बहू को बच्चा हुआ था तो तुम्हारे लाए खत की वजह से ही मैं समय पर उसके पास पहुंच पाई थी, वरना शहर में अकेली बच्चे को कैसे संभालती बेचारी। अरे चाची, यह तो मेरा फर्ज था, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चाची, अब मुझे आगे जाना होगा, और भी कई पत्र पहुंचाने हैं। हाँ हाँ बेटा, जाओ। और सुनो, शाम को जरा हमारे घर आना, हलवा बनाया है मैंने तुम्हारा मनपसंद। शंकर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसके अंदर एक अजीब सी तृप्ति थी। यही छोटे छोटे पल थे जो उसके जीवन को अर्थ देते थे, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना, उनके जीवन में खुशियाँ पहुँचाना। सीतापुर का हर व्यक्ति शंकर को जानता था। पिछले 15 सालों से वह इस गांव का डाकिया था। उसकी ईमानदारी और समय की पाबंदी के कारण सभी उस पर विश्वास करते थे। बारिश हो या आंधी, गर्मी हो या सर्दी, शंकर हमेशा समय पर पत्र पहुंचाता था। शंकर अपनी साइकिल चलाते हुए अगले घर पहुंचा। यह गंगा माई का घर था। गंगा माई गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा अभी भी जवानों जैसा था। गंगा माई, आपके लिए पत्र लाया हूँ, शंकर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। गंगा माई लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे दरवाजे तक आई। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया और पूछा, कौन है? माई, मैं शंकर हूँ, आपके बेटे का पत्र लाया हूँ, शंकर ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा। गंगा माई के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे शंकर भैया, कैसे हो? आओ, अंदर आओ। शंकर अंदर गया और उन्हें पत्र दिया। गंगा माई ने पत्र अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखें भर आईं। शंकर भैया, तुम नहीं जानते कि तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो। तुम्हारे लाए हुए पत्र से ही हमें हमारे बच्चों की खबर मिलती है। मेरा बेटा 2 महीने पहले ही अपने परिवार के साथ विदेश गया है। उसकी याद बहुत आती है, लेकिन जब तुम उसका पत्र लाते हो तो लगता है जैसे वो यही मेरे पास है। शंकर ने विनम्रता से कहा, माई, यह तो मेरा कर्तव्य है। आपका आशीर्वाद मिले, बस यही मेरी कमाई है। गंगा माई ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जरा रुको, तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लाती हूँ। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं माई, मैं अभी जल्दी में हूँ, बाकी पत्र भी पहुँचाने हैं, फिर कभी आऊँगा। गंगा माई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगली बार जरूर आना। शंकर ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर अपनी साइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ गया। सीतापुर गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा खेत था। उस खेत में झुका हुआ एक आदमी अपनी फसल की देखभाल कर रहा था। यह आदमी था सुरेश, गांव का एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी उसके खेत और परिवार तक ही सीमित थी। सुरेश के चेहरे पर हमेशा एक चिंता की लकीर खिंची रहती थी। आज वह चिंता और भी गहरी हो गई थी। सुरेश के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सूरज अब सिर पर आ चुका था, मगर उसका ध्यान अपने काम से हटकर बार बार उस पगडंडी की ओर जाता था जो शहर की ओर जाती थी। उसकी माँ पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और अब उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
सुरेश की पत्नी उनके साथ थी और सुरेश यहाँ अकेला था फसल की देखभाल करते हुए। हे भगवान, माँ ठीक तो होंगी ना? सुरेश ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, अगर फसल छोड़कर जाता हूँ तो इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर नहीं जाता हूँ तो माँ। सुरेश की आंखों में आंसू भर आए। वह खेत के बीच एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सिर हाथों में लेकर सोचने लगा। उसकी गठरी बड़ी भारी थी, एक तरफ माँ की चिंता, दूसरी तरफ आर्थिक मजबूरियाँ। क्या हुआ सुरेश भाई, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सुरेश ने चौंक कर देखा। सामने शंकर डाकिया खड़ा था, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। कुछ नहीं शंकर भैया, सुरेश ने निराशा से कहा, बस वही पुरानी कहानी। मेरी माँ बहुत बीमार है, शहर के अस्पताल में भर्ती है। मेरी बीवी उनके साथ है और मैं यहाँ फसल की देखभाल कर रहा हूँ। फसल छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं है मुझमें, वरना इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? शंकर ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। और क्या सोच रहे हो इतना? सुरेश की आंखों में एक चमक आई। मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, कुछ पैसे भी भेजना चाहता हूँ। मगर उसकी आवाज रुंध गई। मगर क्या? शंकर ने पूछा। मैं लिख नहीं सकता, पर लिख नहीं पाया कभी, सुरेश ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा। शंकर के चेहरे पर एक गहरी समझ का भाव आया। अरे बस इतनी सी बात, इसके लिए मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं खुद लिख दूंगा तुम्हारा पत्र। सुरेश की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। सच में आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ जरूरी पत्र पहुँचाने हैं, फिर वापस आकर तुम्हारा पत्र लिखेंगे, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरेश ने राहत की सांस ली और शंकर का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद भैया, आप सच में भगवान के भेजे हुए हैं। शंकर ने अपना एक हाथ सुरेश के कंधे पर रखा और फिर अपनी साइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ गया। दोपहर तक शंकर ने सारे पत्र पहुंचा दिए थे। वह अपने घर गया, खाना खाया और फिर सुरेश के पास जाने के लिए निकल पड़ा। सुबह के धुंधलके में चिड़ियों की चहचहाहट गांव में जान फूंक रही थी। नीम के पेड़ के नीचे पत्थर की चौकी पर सुरेश अपने खुरदरे हाथों को रगड़ते हुए बैठा था। उसकी आंखें उस पगडंडी पर टिकी थी जिस पर से हर रोज शंकर डाकिया आता था। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी उम्मीद जो उसकी सांसों को भी थाम रही थी। माँ को कितने दिन हो गए? सुरेश ने धीरे से अपने आप से कहा, जैसे याद कर रहा हो कि पिछली बार उसने अपनी माँ को कब देखा था। तभी दूर से शंकर की आकृति दिखाई दी। उसका वही परिचित मटमैला पोस्टल बैग, वही चमड़े की पुरानी जूतियाँ जिन्हें वह बड़े जतन से साफ करता था, और वही सरकारी खाकी वर्दी जिसे पहनने का उसे गर्व था। अरे शंकर भैया, आप आ गए। सुरेश की आवाज में खुशी की लहर दौड़ गई। वह एक छलांग में उठकर शंकर के पास पहुंच गया। शंकर ने अपना माथा पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई सुरेश, आज थोड़ी देर हो गई। थाने वाली गली में एक बुजुर्ग की चिट्ठी देनी थी। बेचारे की आंखें नम हो गईं जब मैंने उनके बेटे का पत्र दिया। ये डाकिया का काम है भाई, सिर्फ कागज नहीं, संदेश पहुंचाना है, संबंध जोड़ना है। सुरेश के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की रेखा खिंच गई। आज मैं अपनी माँ को पत्र भेजूंगा भैया। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर ने अपनी झोली से एक पुराना पेन और कागज निकाला। उसके हाथों की लकीरें स्याही से नीली पड़ चुकी थी, जैसे हजारों खतों के शब्द उसकी त्वचा में समा गए हों। बोलो क्या लिखना है? शंकर ने पूछा, पेन को कागज पर रखते हुए। सुरेश ने अपने दिल की बात बताई और शंकर ने उसे पत्र के रूप में लिखा। पत्र में सुरेश ने अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, उन्हें हिम्मत रखने के लिए कहा और जल्द ही मिलने का वादा किया। साथ ही उसने अपनी पत्नी के लिए भी कुछ संदेश लिखे। पत्र पूरा होने के बाद सुरेश ने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली। भैया, इसमें 500 रुपए हैं। मैंने अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर इकट्ठा किया है। इन्हें माँ के इलाज के लिए भेजना चाहता हूँ। शंकर ने पोटली ली और पत्र के साथ अपने बैग में रख दी। चिंता मत कर सुरेश, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यह 2-3 दिन में तेरी माँ तक पहुँच जाए। मैं अपने एक दोस्त के द्वारा भेजूंगा जो कल सुबह शहर जा रहा है।
सुरेश की आंखों में कृतज्ञता के आंसू चमक उठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप न होते तो पता नहीं कैसे अपनी माँ से जुड़े रहता। शंकर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। सुरेश ने राहत की सांस ली। अब उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वह फिर से अपने काम में लग गया, मगर इस बार उसके चेहरे पर चिंता की जगह एक हल्की सी मुस्कान थी। एक सप्ताह बीत गया। सूरज की पहली किरण अभी गांव के छप्परों को छू भी नहीं पाई थी कि शंकर के दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला। सुरेश का चेहरा लाल था, आंखें गुस्से से लाल थी और सांसें तेज। शंकर भैया, उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने उसका विश्वास तोड़ दिया हो। शंकर अपनी मेज से उठा। अरे सुरेश, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? विश्वास किया था मैंने आप पर। सुरेश की आवाज कांप रही थी। मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुँचा। मेरे पैसे कहाँ गए? सुरेश गुस्से से बोला। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे पैसे हड़प लिए हैं। शंकर के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो पत्र और पैसे दोनों भेज दिए थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ। झूठ, सब झूठ। सुरेश ने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुमने मुझे अनपढ़ गरीब समझकर ठग लिया। मैंने सुना है कि ऐसे ही गरीबों के पैसे हड़प लिए जाते हैं। मुझे लगा था तुम ईमानदार हो, मगर तुम भी बाकी सबके जैसे निकले। शंकर ने आगे बढ़कर सुरेश का हाथ पकड़ना चाहा, मगर सुरेश ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। मत छुओ मुझे, वह चिल्लाया। अब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। मैं सरपंच से शिकायत करूंगा। इतना कहकर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बिना कुछ और सुने वहां से चला गया। शंकर हक्का बक्का खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पूरे जीवन पर सवालिया निशान लगा दिया हो। अगले दिन सुबह सुबह गांव के सरपंच रामलाल अपनी सफेद धोती और कुर्ते में शंकर के घर पहुंचे। उनके साथ कुछ और गांव वाले भी थे। शंकर बाहर आंगन में बैठा अपने झोले की मरम्मत कर रहा था। सरपंच को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ। नमस्ते सरपंच जी, शंकर ने विनम्रता से कहा। सरपंच ने बिना नमस्ते का जवाब दिए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, शंकर, यह क्या सुन रहा हूँ मैं? सुरेश का कहना है कि तुमने उसकी माँ के लिए भेजे गए पत्र और पैसे हड़प लिए। शंकर के चेहरे पर हैरानी और दुख के भाव उभरे। अरे नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो पत्र और पैसे दोनों शहर भेज दिए थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ। सरपंच ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, शंकर, तुम इस गांव में कितने सालों से हो? लोग तुम पर कितना भरोसा करते हैं, यह तुम जानते हो। अगर यह बात सच निकली तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। शंकर ने अपने हाथ जोड़े। सरपंच जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता कि हुआ क्या है। मैं पता लगाता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं कभी किसी का एक पैसा भी नहीं ले सकता। सरपंच ने हाथ उठाकर उसे रोका। हमें कुछ नहीं सुनना है शंकर, तुम्हारी यह गलती माफ नहीं की जा सकती। तुम अब इस गांव में डाकिया का काम नहीं करोगे। हमें दूसरा डाकिया चाहिए। इतना कहकर सरपंच और गांव वाले बिना कुछ और कहे वहां से चले गए, उसके हृदय में एक गहरा घाव छोड़कर। शंकर वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। उसकी जीभ सूख गई, आवाज अटक गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने कभी शंकर पर अंधा विश्वास किया था, वे अब उससे दूर रहने लगे। जब वह सड़क पर चलता तो लोग कानाफूसी करते। जब वह किसी के घर पत्र पहुंचाने जाता तो दरवाजे पर ही उसका स्वागत किया जाता। दोपहर का वक्त था। शंकर किराना दुकान पर गया, जहां वह हर महीने अपना राशन लेता था। दुकानदार ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। भैया, जरा राशन दे दो, उसने धीमी आवाज में विनम्रता से कहा। दुकानदार रमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन, दुकानदार ने तिरस्कार से कहा। शंकर ने हैरानी से दुकानदार को देखा। भैया, मैं पिछले 10 सालों से आपकी ही दुकान से राशन खरीदता आ रहा हूँ। आज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, और पिछले 10 सालों से तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं देखा था हमने। दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम, दुकानदार ने कटु स्वर में कहा।
कहीं और जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शंकर ने गहरी सांस ली और वहाँ से चला गया। उसके कदम भारी थे और आंखों में आंसू थे। गांव जिसे उसने अपना घर माना था अब उसके लिए अजनबी बन गया था। इसी तरह 2 दिन बीत गए। गांव के लोग अब पहले की तरह शंकर से बात नहीं करते थे। कोई उसके पास से गुजरता तो आंखें फेर लेता। धीरे धीरे चोर का ठप्पा लगने लगा था उस पर। परंतु शंकर ने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। चाहे लोग उस पर कितना भी शक करें, वह अपनी ईमानदारी पर अडिग था। वह हर रोज सांझ ढलते अपनी छोटी सी झोंपड़ी से निकलकर दूसरे गांव की तरफ जाता, ताकि शायद वहां से कोई काम मिल जाए। एक दिन शीला, जिसके बेटे को भी पत्र भेजना होता था, शंकर उसके घर पहुंचा। दीदी लाओ, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना? शंकर ने शांत स्वर में कहा। नहीं भाई, रहने दो, भगवान जाने पत्र पहुंचे कि नहीं। शीला ने तंज भरे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव थे। बहन, तुमने भी मुझे ऐसी खरीखोटी सुना दी। शंकर ने अत्यंत दुखी स्वर में कहा। अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेंगे। शीला ने कटु शब्दों में कहा। शंकर अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर शीला की ये कड़वी बातें उसके दिल पर तीर की तरह लग गईं। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शब्दों से परे था। ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी, चलता हूँ। शंकर ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोरोचक्कों को यहाँ रोका भी किसने है? आए बड़े संत कहीं के। शीला के शब्द उसके पीछे तीर की तरह छुपते रहे। घर लौटकर शंकर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। 2 दिन बीत गए और शंकर डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सूरज उगा, सूरज डूबा, पर उसकी झोंपड़ी का दरवाजा बंद ही रहा। गांव वालों ने चर्चा की, पर किसी ने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। वह अंधेरे में बैठा रहा, न खाया न पिया। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूम रहा था, जो 40 साल तक इसी गांव के डाकिया रहे थे। बेटा, डाकिया का काम सिर्फ पत्र पहुंचाना नहीं है। उसके पिता के शब्द कानों में गूंज रहे थे। यह विश्वास पहुंचाना है, उम्मीद पहुंचाना है। और आज उसी विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। इधर दूसरी तरफ सुरेश अपने खेत के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, कंधे झुके हुए थे। वह पिछले कुछ दिनों से अपनी फसल की देखभाल कर रहा था, पर मन बार बार उसी पगडंडी की ओर चला जाता था जहां से कभी शंकर डाकिया आता था। उसकी माँ शहर के अस्पताल में भर्ती थी और उसकी पत्नी उनके साथ गई थी। अब तक कोई खबर नहीं आई थी। माँ कैसी होगी? सुरेश ने खुद से पूछा, मिट्टी से सने हाथों को पोंछते हुए। मेरी बीवी कैसे सब संभाल रही होगी? और पैसे, इलाज का खर्च कैसे चल रहा होगा? सुरेश के जहन में वो दिन ताज़ा हो गए जब उसने अपनी फसल बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। फसल कटाई चल रही थी, इसलिए वह खुद नहीं जा सका था और उसने शंकर डाकिया के हाथों 500 रुपए और एक पत्र अपनी माँ के लिए भिजवाया था। लेकिन अब 1 हफ्ता बीत चुका था और उसे न तो कोई जवाब मिला था न कोई खबर। सुरेश भैया, पीछे से किसी ने पुकारा। वह पलटा तो देखा कि किशन खड़ा था, जो पास के खेत में काम करता था। क्या हुआ किशन? सुरेश ने पूछा। अरे भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हो, कहीं फिर से कोई चिंता तो नहीं? सुरेश ने धीरे धीरे पूरी बात बता दी, कैसे उसने पैसे और पत्र भेजे थे, कैसे अभी तक कोई जवाब नहीं आया और कैसे उसे शक हो रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। किशन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भैया मैंने तो सुना है शंकर भैया बहुत ईमानदार हैं, उन पर तो सब भरोसा करते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी शायद, सुरेश ने कहा, पर उसकी आंखों में चिंता अब भी साफ झलक रही थी। शाम को गांव के सरपंच से बात करेंगे। दोनों दोस्त अभी बात ही कर रहे थे कि तभी रमेश को ढूंढते हुए एक अनजान आदमी उन दोनों के पास पहुंचा। उधर दूसरी तरफ रात के समय शंकर अपने छोटे से घर में अकेला बैठा था। एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ में शंकर का चेहरा कभी कभी चमक उठता था। उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, न ही काम पर गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला पड़ गया था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है मेरे साथ?
शंकर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह सजा क्यों? उसके शब्द अंधेरे में गुम हो गए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। अपने हाथों को देखते हुए उसने सोचा, ये वही हाथ थे जिन्होंने पिछले 30 सालों से गांव वालों के पत्र और पार्सल पहुंचाए थे। कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। लोग कहते थे कि शंकर का हाथ शुभ है, उसके हाथों से जो चिट्ठी जाती है उसका जवाब जल्दी आता है। लेकिन आज वह अपने आप से नाराज था। सुरेश के पत्र और पैसे का क्या हुआ, यह सोचकर उसकी आत्मा कचोट रही थी। शंकर ने एक गिलास पानी उठाया और धीरे धीरे पीने लगा, जैसे उसमें अमृत भरा हो। कल क्या होगा? क्या मुझे यह गांव छोड़ना होगा जहां मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए हैं? शंकर ने खुद से पूछा। उसे अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह नजर आने लगा। कैसे वह छोटी उम्र में ही डाकिया बन गया था, कैसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना उसका सबसे बड़ा सुख था, कैसे उसने मीरा दीदी के लिए हर महीने पत्र लिखा। मीरा दीदी। शंकर को अचानक याद आया कि आज तो मीरा दीदी के पति का पत्र लिखने का दिन था। मगर इस हालत में शंकर ने अपने आप को संभाला और एक कागज निकाला। उसने थरथराते हाथों से कलम उठाई और लिखने लगा, प्रिय मीरा, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद बहुत आती है। शंकर ने विस्तार से पत्र लिखा, फिर उसे सावधानी से मोड़ा और एक लिफाफे में रखकर सील कर दिया। उसके बाद वह वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखें खुली थी और दिल में एक अजीब सा दर्द था। 3 दिन और बीत गए। शंकर अपने घर से बाहर नहीं निकला था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी आंखों में जीवन की चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसी बीच सीतापुर गांव की पंचायत में एक अजीब घटना घटी। सरपंच मदनलाल अपने आंगन में चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके सामने गांव के कई बुजुर्ग बैठे थे और गांव की समस्याओं पर चर्चा चल रही थी। और फिर यह शंकर का मामला। एक बुजुर्ग ने कहा अपनी सफेद मूंछों को मरोड़ते हुए, सुना है कि उसने सुरेश के 500 रुपए हड़प लिए हैं। सरपंच ने हुक्के से एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। शंकर जैसा ईमानदार आदमी भला ऐसा कैसे कर सकता है? अरे सरपंच जी, दूसरे बुजुर्ग ने कहा, इंसान की जरूरतें उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती हैं। सरपंच कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सुरेश और किशन भागते हुए वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सरपंच जी, सुरेश चिल्लाते हुए आया। सरपंच ने हैरानी से सुरेश की ओर देखा। क्या हुआ सुरेश, ऐसे भागे भागे क्यों आ रहे हो? सुरेश की आंखों में आंसू थे और सांस फूली हुई थी। सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शंकर भैया बेकसूर हैं। सरपंच अचानक खड़े हो गए। क्या कह रहे हो तुम? सुरेश ने अपनी जेब से एक पत्र और कुछ पैसे निकाले। देखिए, मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। सरपंच के साथ साथ वहां मौजूद सभी गांव वाले हैरान रह गए। कहां से मिले? क्या हुआ बताओ? सुरेश ने धीरे धीरे अपनी बात कहनी शुरू की। सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पत्र तो शंकर भैया ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़, मुझसे पता गलत लिख गया। डाकिया जब पत्र लेकर शहर गया तो वह पता नहीं मिला। सुरेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। 1 हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि शंकर भैया ने उस डाकिये को कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वह आदमी शहर में उस पते को खोजता रहा। और तुम्हें यह सब कैसे पता चला? सरपंच ने पूछा। वह दूसरा डाकिया आज ही मेरे पास आया, सुरेश ने कहा। उसने मुझे पत्र और पैसे वापस कर दिए और बताया कि पता गलत था, इसलिए पत्र नहीं पहुंच पाया। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि शंकर भैया ने अपने पास से कुछ पैसे भी दिए थे मेरा पत्र जल्दी पहुंचाने के लिए। सुरेश ने सिर झुकाते हुए कहा। सभी गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी के भाव थे। सरपंच ने गहरी सांस ली और सिर पकड़ लिया। हमने उस बेचारे के साथ क्या किया? सरपंच ने दुख से कहा। हमने उस पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिया। मैंने तो बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी, सुरेश ने रोते हुए कहा। शंकर भैया पर शक करके उनकी मदद के बदले मैंने उन्हें इतना दुख दिया।
सरपंच ने तुरंत निर्णय लिया, चलो सभी लोग अभी अभी शंकर के घर चलते हैं, हमें उनसे माफी मांगनी है। सभी गांव वाले एकजुट होकर शंकर के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने और भी कई लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। उनके दिलों में पश्चाताप था, आंखों में शर्मिंदगी थी। जब वे शंकर के घर पहुंचे तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शंकर, दरवाजा खोलो भाई। सरपंच ने दरवाजे पर दस्तक दी। शंकर भैया, मैं सुरेश, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है, सुरेश ने भावुक होकर पुकारा। बहुत देर तक शंकर का दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। गांव वालों को चिंता होने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर गांव छोड़कर कहीं चला गया। रमेश ने चिंतित होकर कहा, अरे नहीं नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। सरपंच ने गौर से देखते हुए कहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया हो भाई। एक और गांव वाले ने डरते हुए कहा, अरे भाई, यह सब क्या बोले जा रहे हो? शुभ शुभ बोलो, सरपंच ने डांटा। चलो यह दरवाजा तोड़ते हैं। कुछ नौजवानों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर की हालत देखकर सब दंग रह गए। घर में जरा सा भी उजाला नहीं था। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। हवा भी जैसे उस घर में प्रवेश करने से डर रही थी। शंकर डाकिया अपने पलंग पर बेहोश लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ सूखे हुए थे। 3 दिन से उसने पानी तक नहीं पिया था। सुरेश भागकर उसके पास पहुंचा और उसके माथे पर हाथ फेरा। इतने शोर में शंकर ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखें बुझी हुई थी और आवाज कमजोर थी। अरे भैया, यह आपने अपना क्या हाल बना लिया है? सुरेश की आवाज भर आई। सुरेश भाई, तुम? शंकर ने बेहद कमजोर आवाज में कहा, हाँ भैया, मैं आ गया हूँ। सुरेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। आप सही थे, भूल मुझसे हुई। मुझे मेरे पत्र और पैसे वापस मिल गए। अच्छा हुआ भैया। अब माँ कैसी हैं? शंकर ने कमजोर स्वर में पूछा। शंकर की बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। इतनी तकलीफ के बावजूद शंकर की चिंता अब भी दूसरों के लिए थी। उसने शंकर की हथेली पकड़ ली और माफी मांगने लगा। सरपंच भी आगे आए और शंकर का हाथ पकड़ लिया। हमें माफ कर दो शंकर, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी इतनी सालों की सेवा को एक पल में भुला दिया हमने। शंकर ने कमजोर आवाज में कहा, कोई बात नहीं सरपंच जी, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। भैया, तुमने अपना यह क्या हाल कर लिया है? सुरेश ने रोते हुए कहा। शंकर ने धीरे से जवाब दिया, मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। सभी गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब हम सबको माफ कर दो शंकर, सरपंच ने भरी आवाज में कहा। हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शंकर ने धीरे से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है, आप परेशान ना हो। फिर अचानक शंकर ने याद दिलाया, और हाँ, मेरा एक काम जरा जल्दी से कर दो। कौन सा काम भैया? सुरेश ने पूछा। मीरा दीदी है ना, जिनके पति फौज में हैं। देखो, मैंने उधर मेज पर उनके पति के नाम से एक पत्र लिख के रखा है, जरा उन तक पहुंचा दो। सभी लोग शंकर की बात सुनकर हैरान हो गए। सरपंच ने मेज पर रखा पत्र देखा और बोले, तुम उनके पति के नाम से पत्र लिखकर क्यों भेजते हो शंकर? शंकर की आंखों में आंसू आ गए। सरपंच जी, उनके पति को मरे हुए अब 1 साल होने को आया है। अगर मैंने उन्हें यह सच बता दिया होता तो वह जीते जी मर जाती, इसलिए उनके पति के नाम के झूठे पत्र लिख देता हूँ। कम से कम इसी सहारे वह जिंदा तो रहेंगी। शंकर की इस बात ने सभी गांव वालों के दिल को छू लिया। सभी की आंखों में आंसू थे। शंकर ने सिर्फ पत्र पहुंचाने का काम ही नहीं किया था, उसने लोगों के जीवन में खुशियां पहुंचाई थी, उम्मीद का संचार किया था। तुम बहुत महान आदमी हो शंकर, सरपंच ने भरी आवाज में कहा। हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, तुम जल्दी से अपनी सेहत ठीक कर लो भाई,
क्योंकि कल से तुम्हें ही फिर से सब पत्र पहुंचाने हैं। तुम ही हमारे गांव के नंबर 1 डाकिया हो। शंकर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। जी सरपंच जी, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। गांव के सभी लोगों ने मिलकर शंकर की देखभाल शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में शंकर की सेहत में सुधार होने लगा। जल्द ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर से अपने काम पर लौट आया। लोगों का प्यार और विश्वास पाकर शंकर पहले से भी ज्यादा उत्साह और समर्पण के साथ अपना काम करने लगा। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी, आंखों में वही चमक थी। मीरा दीदी को अब भी हर महीने उनके पति का पत्र मिलता था और वे खुशी से जीवन बिता रही थी। शंकर उनके अनजाने दुख को अपने अंदर छिपाए हुए उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करता रहता था। इसी तरह एक दिन जब शंकर मीरा दीदी के घर पत्र पहुंचाने गया तो उसने देखा कि घर के बाहर भीड़ जमा है। मीरा दीदी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ में पकड़ा पत्र जो उसने मीरा दीदी के लिए लिखा था अपने सीने से लगा लिया। वह धीरे धीरे मीरा दीदी के घर के अंदर गया जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। शंकर ने देखा मीरा दीदी के हाथ में एक पत्र था, उनके पति का आखिरी पत्र जो शंकर ने लिखा था। उनके चेहरे पर एक शांति थी, एक संतुष्टि थी। शंकर ने धीरे से वह पत्र मीरा दीदी के हाथ से लिया और अपने पास रख लिया। उसने अपने हाथ में पकड़ा नया पत्र जो वह आज लाया था मीरा दीदी के हाथ में रख दिया। फिर वह चुपचाप वहां से बाहर आ गया। रामू जो बाहर खड़ा था उसने शंकर को देखा और पूछा, काका आपने पत्र पहुंचा दिया? शंकर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ रामू, पहुंचा दिया। मीरा दीदी अब अपने पति के पास जा रही हैं। कालांतर में ऐसे कोमल और ईमानदार शंकर डाकिया की कहानी सीतापुर गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी। वह एक ऐसा नाम बन गया जो विश्वास, ईमानदारी और समर्पण का प्रतीक था। लोग अपने बच्चों को शंकर जैसा बनने के लिए प्रेरित करते और कहते, याद रखो, सच्चाई की राह पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना पड़ता। भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, अंत में सत्य की ही जीत होती है। और इस तरह शंकर डाकिया सीतापुर गांव का वह छोटा सा इंसान जिसने अपने छोटे से कर्म से बड़े बड़े परिवर्तन किए, हर दिल में बस गया। उसकी कहानी विश्वास, सच्चाई और मानवता की एक ऐसी मिसाल बन गई जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। अगली कहानी। बहुत समय पहले हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी सविता और 3 छोटे बच्चों मोहन, सोनू और छोटी गौरी के साथ रहता था। उनका घर भले ही छोटा था पर उनका हृदय बड़ा था। घर के पिछवाड़े में फूलों का एक छोटा सा बगीचा था जिसे सविता बड़े प्यार से संवारती थी। सुबह उठते ही चिड़ियों का कलरव और घर में बच्चों की किलकारियां उनके जीवन को संगीत से भर देती थी। रघु अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसके लिए मिट्टी माँ के समान थी और वह अपने हाथों से बोए गए बीजों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता था। बच्चों, देखो यह धरती हमारी माँ है, रघु अक्सर अपने बच्चों को समझाता। यह हमें अन्न देती है, जल देती है, हवा देती है। इसका सम्मान करना सीखो। उनके पास एक भूरे रंग का मजबूत घोड़ा था जिसका नाम था बादल। बादल न केवल खेत की जुताई में मदद करता था बल्कि बच्चों के लिए सवारी का साधन भी था। सोनू और मोहन अक्सर स्कूल जाने से पहले बादल की पीठ पर बैठकर आसपास के खेतों का चक्कर लगाते थे। बाबा, बादल कितना तेज दौड़ता है, मोहन हमेशा उत्साह से कहता। सविता के पास 5 मुर्गियां थी जो ताजे अंडे देती थी। वह इन अंडों से बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता बनाती थी और कभी कभी गांव के बाजार में बेचकर थोड़े पैसे भी कमा लेती थी। सबसे खास थी उनकी रानी नाम की गाय जो दूध की नदियां बहाती थी। बच्चे हर सुबह ताज़ा गरम दूध पीते और सविता उस दूध से मक्खन और दही भी बनाती थी। रानी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, छोटी गौरी कहती जब वह रानी को घास खिलाती। एक दिन सविता ने रघु से कहा, सुनो, आज गौरी ने रानी से बातें करते हुए अपनी सारी परेशानियां बताईं। कह रही थी कि रानी तो सबसे अच्छी सुनने वाली है। रघु हंसते हुए बोला, हमारी बेटी बड़ी समझदार है। रानी वाकई में हमारी बातें समझती है। उनके खेत में गेहूं, मक्का और अन्य फसलें उगती थी।
रघु की मेहनत रंग लाती थी और उनके परिवार को साल भर का अन्न मिल जाता था। हमारी मेहनत और धरती की कृपा, रघु हमेशा कहता। ये दोनों मिल जाए तो कभी भूखे नहीं सोना पड़ता। भले ही उनके पास बहुत धन दौलत नहीं थी, लेकिन प्रेम, संतोष और परिश्रम के साथ वे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। उनके चेहरों पर सदा मुस्कान रहती थी और हृदय में शांति। फिर एक दिन, जैसे अचानक बादल छा जाते हैं साफ आसमान पर, वैसे ही उनके जीवन में एक तूफान आया। गांव में दूर से नरेंद्र सिंह नाम का एक व्यापारी आया। उसके वाहनों का काफिला, चमचमाते जूते, रेशमी वस्त्र और कमर पर बंधी मोटी सोने की जंजीर देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके चेहरे पर अहंकार की झलक और आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई देती थी। नरेंद्र सिंह ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और कहा, मैं इस गांव में व्यापार स्थापित करना चाहता हूँ। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। मुखिया ने उसका स्वागत किया, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था। अगले ही दिन नरेंद्र सिंह ने अपने कागजात निकाले और दावा किया कि उसके पास इस पूरे गांव की जमीन के मालिकाना अधिकार हैं। ये कागजात देखो, उसने मुखिया को दिखाया। राजा महाराज के दरबार से मंजूर हैं। अब ये सारी जमीन मेरी है और तुम सब मेरे किराएदार हो। मुखिया और गांव के अन्य बुजुर्गों ने विरोध किया। यह असंभव है। हमारे परिवार पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह अपने साथ कई सशस्त्र सैनिकों को लाया था। बहस बंद करो, वह गरजा, या तो किराया दो या फिर अपने घर खाली करो। गांव में हलचल मच गई। रघु अपने घर लौटा तो सविता को सब कुछ बताया। अब क्या होगा? सविता की आंखों में आंसू थे। हमारे बच्चों का क्या होगा? रघु ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। नरेंद्र सिंह ने हर घर से भारी किराया वसूलना शुरू कर दिया। कई परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। रघु के परिवार ने पहले अपनी मुर्गियां बेच दी, फिर घोड़े, बादल को भी बेचना पड़ा। बादल को जाते देख बच्चे फूट फूट कर रोए। बाबा, बादल को मत भेजिए। मोहन चिल्लाया, हमारा बादल वापस आएगा ना? सोनू ने आंखों में आंसू लिए पूछा। रघु ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। हाँ बेटा, एक दिन हम सब कुछ वापस ला पाएंगे। लेकिन दिन बीतते गए और स्थिति और भी गंभीर होती गई। अब केवल रानी गाय ही बची थी। रघु और सविता रात भर जागते रहे, सोचते रहे कि अब क्या करें। सविता, मुझे लगता है अब रानी को भी बेचना पड़ेगा, रघु ने दुख से कहा। सविता के आंसू रुक नहीं रहे थे। रानी हमारा अंतिम सहारा है। गौरी तो रानी के बिना खाना भी नहीं खाएगी। मैं जानता हूँ, रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। किराया भरना है और बच्चों के लिए खाना जुटाना है। अगली सुबह रघु ने एक रस्सी को रानी के गले में बांध दिया। गौरी ने दौड़कर रानी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, रानी को मत ले जाइए, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रघु का दिल टूट गया। उसने अपनी बेटी को प्यार से समझाया, गौरी बेटा, कभी कभी हमें अपनी प्यारी चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें। मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं रानी को वापस लाऊंगा। गौरी ने अपने छोटे हाथों से रानी के गले को थपथपाया और कानों में कुछ फुसफुसाया। रानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गौरी को देखा, मानो सब समझ रही हो। भारी मन से रघु गाय को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। शहर जाने वाली सड़क पर एक मोड़ पर उसे एक अजीब सा व्यक्ति मिला। उसके कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें गहरी और ज्ञान से भरी हुई लग रही थी। वह अजनबी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम यह सुंदर गाय बेचने जा रहे हो किसान भाई? रघु ने उदास स्वर में जवाब दिया, हाँ भाई, मजबूरी है, नहीं तो कौन अपने परिवार के सदस्य को बेचना चाहेगा। अजनबी ने रघु के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। कितने में बेचोगे इसे? रघु ने कहा, मुझे 200 रुपए चाहिए। मेरे घर का किराया बकाया है और बच्चों के लिए खाना खरीदना है। अजनबी ने अपने झोले में हाथ डाला और एक अजीब सा 3 पैर वाला काले रंग का बर्तन निकाला। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह लो, यह अमूल्य बर्तन। रघु ने हैरानी से उस बर्तन को देखा।
वह पुराना और गंदा लग रहा था। उसकी 3 टांगें थी और कई जगह से छिला हुआ था। इस पुराने बर्तन का क्या करूँगा मैं? रघु ने निराश होकर कहा। मुझे पैसों की जरूरत है, किसी पुराने बर्तन की नहीं। अजनबी मुस्कुराया। यह कोई साधारण बर्तन नहीं है मित्र। यह तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम चाहोगे। रघु अभी भी असमंजस में था। उसने बर्तन को करीब से देखा और जैसे ही उसने हाथ लगाया, बर्तन ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। खरीद लो मुझे, खरीद लो मुझे, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा, बर्तन ने धीमी आवाज में कहा। रघु ने हैरानी से पीछे की ओर कदम उठाया। हे भगवान, यह तो बोलता है। देखा, अजनबी हंसा। मैंने कहा था न, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसका मूल्य किसी भी गाय से कहीं अधिक है। रघु ने अपनी आंखें मली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन बर्तन वाकई में बोल रहा था। उसने थोड़ी देर सोचा, अगर यह बर्तन वाकई जादुई है तो शायद यह उसके परिवार की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ कोई चाल है तो वह अपनी कीमती गाय खो देगा और कुछ भी हासिल नहीं करेगा। क्या मैं इस बर्तन पर भरोसा कर सकता हूँ? रघु ने अजनबी से पूछा। अजनबी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, यह बर्तन केवल उन्हीं की मदद करता है जो सच्चे दिल से इसे स्वीकार करते हैं। तुम्हारे हृदय में प्यार और परिवार के प्रति समर्पण है। यह बर्तन तुम्हारी मदद करेगा, इस पर विश्वास रखो। एक गहरी सांस लेकर रघु ने अपना निर्णय लिया। ठीक है, मैं यह बर्तन लेता हूँ। उसने रानी की रस्सी अजनबी को दे दी। अजनबी ने बर्तन रघु को सौंपते हुए कहा, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना और इसकी बात सुनना। यह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मार्गदर्शक बनेगा। रानी को देखकर अजनबी मुस्कुराया। चिंता मत करो मित्र, एक दिन तुम्हारी गाय तुम्हारे पास वापस आएगी। रघु ने अजनबी को धन्यवाद दिया और बर्तन लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सवाल उठते रहे। क्या वह सही निर्णय ले रहा था? क्या यह बर्तन वाकई में उसकी मदद करेगा? घर पहुंचते ही उसने देखा कि सविता उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने गाय के बिना रघु को देखा और तुरंत समझ गई कि गाय बिक गई है। कितने में बिकी रानी? उसने पूछा। उसकी आवाज में दुख था। क्या हमें पर्याप्त पैसे मिले किराया देने के लिए? रघु ने शर्मिंदगी से बर्तन दिखाया। मैंने पैसे नहीं लिए सविता, इसके बदले में यह बर्तन मिला है। सविता का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? एक कीमती गाय के बदले में यह गंदा पुराना बर्तन? हमारे बच्चे क्या खाएंगे और नरेंद्र सिंह का किराया कैसे चुकाएंगे? इससे पहले कि रघु कुछ जवाब दे पाता, बर्तन फिर से बोला, मुझे साफ करो और आग पर रखो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सविता ने आश्चर्य से बर्तन को देखा। यह तो बोल रहा है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही तो इसकी खासियत है। यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। यह एक करामाती बर्तन है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। सविता अभी भी संदेह से भरी हुई थी, लेकिन बोलते हुए बर्तन को देखकर उसकी उत्सुकता जाग गई। उसने झट से बर्तन उठाया और उसे साफ करने लगी। उसने इसे पानी से धोया, मिट्टी से रगड़ा और एक कपड़े से पोंछकर चमका दिया। अब क्या करें? उसने रघु से पूछा। बर्तन ने कहा है कि इसे आग पर रखो, रघु ने जवाब दिया। सविता ने अपना चूल्हा जलाया और बर्तन को उस पर रख दिया। कुछ ही क्षणों में बर्तन गर्म होने लगा और फिर से बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। रघु और सविता ने एक साथ पूछा, कहाँ भागते हो तुम? मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए भागता हूँ, बर्तन ने जवाब दिया और तुरंत ही चूल्हे से उतरकर दरवाजे की ओर भागा। सविता चिल्लाई, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? लेकिन तब तक बर्तन दौड़ता हुआ बाहर निकल चुका था। उसकी 3 टांगों ने उसे इतनी तेजी से भागने में मदद की कि सविता और रघु उसे पकड़ नहीं पाए। वह बर्तन सीधा नरेंद्र सिंह के विशाल महल की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है और फिर रसोई की खिड़की से अंदर घुस गया। नरेंद्र सिंह की पत्नी, जो बहुत ही अभिमानी और दिखावे की औरत थी, अपनी रसोई में खड़ी थी और अपने पति के लिए खास खीर बना रही थी। खीर में सबसे महंगे मेवे बादाम, पिस्ता, केसर और चांदी के वर्क का इस्तेमाल हो रहा था।
जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी नजर उस चमकते हुए काले बर्तन पर पड़ी। अरे वाह! वह मुस्कुराई। लगता है मेरे पति ने मेरे लिए नया बर्तन खरीदा है। इतना सुंदर और चमकदार, मैं इसमें अपनी खास खीर बनाऊंगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सारी खीर और सामग्री उस बर्तन में डाल दी। जैसे ही वह इसे आग पर रखने वाली थी, बर्तन बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। नरेंद्र सिंह की पत्नी डर के मारे चीख पड़ी, भूत, भूत! यह बर्तन बोल रहा है। उससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, बर्तन फिर से उछला और रसोई से बाहर भाग गया। वह सड़क पर दौड़ता हुआ, हर किसी को अपने रास्ते से हटाता हुआ वापस रघु के घर की ओर भागा। रघु, सविता और बच्चे अपने दरवाजे पर खड़े थे और आश्चर्य से देख रहे थे कि उनका जादुई बर्तन वापस आ रहा है। बर्तन सीढ़ियां चढ़ा और सीधा उनके चूल्हे पर जा बैठा। देखो, गौरी खुशी से चिल्लाई, बर्तन वापस आ गया है। रघु ने झुककर देखा और आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। बर्तन खीर से लबालब भरा हुआ था, ऐसी स्वादिष्ट सुगंधित खीर जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। सविता, जल्दी आओ, रघु ने पुकारा। देखो यह क्या लेकर आया है। सविता ने बर्तन में झांका और आश्चर्यचकित रह गई। हे भगवान, इतनी सारी खीर! देखने में कितनी स्वादिष्ट और सुगंधित लग रही है यह खीर। बच्चे खुशी से झूम उठे। मोहन ने पूछा, क्या हम इसे खा सकते हैं बाबा? रघु मुस्कुराया, हाँ बेटा, यह हमारे लिए ही है। बर्तन ने अपना वादा निभाया है। सविता ने जल्दी से कटोरे निकाले और सबके लिए खीर परोसी। उस रात उन्होंने अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन खाया। इतनी सारी खीर थी कि वे सभी पेट भरकर खा सकें, और फिर भी बहुत बची रही। हम इसे पड़ोसियों को भी दें? सविता ने सुझाव दिया। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ जरूर, हमारे पड़ोसी भी परेशानी में हैं। उन्हें भी इस खुशी में शामिल करना चाहिए। उन्होंने खीर अपने पड़ोसियों के साथ बांटी। जिन्होंने भी इसका स्वाद चखा, उसी ने इसकी प्रशंसा की। यह पहली बार था जब कई दिनों के बाद उनके चेहरों पर मुस्कान देखी गई थी। रात को जब बच्चे सो गए, रघु और सविता बर्तन के बारे में बात करने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि यह बर्तन हर दिन ऐसा ही करेगा? सविता ने पूछा। रघु ने हाथ जोड़कर बर्तन को नमस्कार किया। भगवान की कृपा है यह। मुझे विश्वास है यह बर्तन हमारी मदद जरूर करेगा। अगली सुबह बर्तन ने फिर से कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। रघु और सविता ने बड़े प्यार से बर्तन को साफ किया, चमकाया और आग पर रख दिया। जैसे ही बर्तन गर्म हुआ, वह फिर से बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। कहाँ जाते हो इस बार? रघु ने पूछा। मैं तुम्हारे अनाज के भंडार को भरने के लिए भागता हूँ, बर्तन ने जवाब दिया और फिर से भाग गया। इस बार बर्तन सीधा नरेंद्र सिंह के विशाल अनाज भंडार में घुस गया। वहाँ के मजदूर बड़े बड़े बोरों से अनाज निकाल रहे थे। एक मजदूर ने बर्तन को देखकर कहा, अरे यह काला चमकदार बर्तन कहाँ से आया? शायद मालिक का नया माप है। दूसरे मजदूर ने मजाक किया, देखते हैं इसमें कितना अनाज आता है। उन्होंने मजाक में बर्तन में 1 किलो भर गेहूं डाल दिया। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि बर्तन में अनाज डालने के बावजूद वह भरा नहीं। एक के बाद एक वे कई किलो अनाज डालते गए, लेकिन बर्तन कभी भरा ही नहीं। अरे यह क्या जादू है? एक मजदूर चिल्लाया, इसमें तो पूरा अनाज भंडार समा जाएगा। जैसे जैसे वे और अनाज डालते गए, पूरा अनाज भंडार खाली होता गया। सभी मजदूर हैरान थे और डरे हुए भी। जब अंतिम बोरा अनाज भी बर्तन में डाला गया, बर्तन फिर से बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। मजदूरों ने डर के मारे बर्तन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे भी तेज निकला और भाग गया। वह सड़क पर दौड़ता हुआ फिर से रघु के घर की ओर भागा। इस बार जब बर्तन घर पहुंचा, वह अनाज से इतना भरा हुआ था कि उसमें से अनाज बाहर गिर रहा था। रघु और सविता की खुशी का ठिकाना न रहा। देखो हमारा अनाज भंडार भर गया है, सविता आश्चर्य से चिल्लाई। रघु ने बर्तन से अनाज निकालकर अपने भंडार में खाली किया। इतना अनाज था कि उनका पूरा भंडार भर गया और बहुत सा अभी भी बचा रहा। हम इसे पड़ोसियों में बांट दें? रघु ने कहा। हाँ बिल्कुल, सविता ने सहमति जताई, सबको जरूरत है इसकी।
उन्होंने अपने गांव के हर परिवार को अनाज बांटा। लोग आश्चर्य और कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने रघु के परिवार को आशीर्वाद दिए और उनका शुक्रिया अदा किया। तीसरे दिन बर्तन ने फिर से कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। रघु और सविता ने फिर से उसे साफ किया और चूल्हे पर रख दिया। बर्तन ने कहा, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। इस बार कहाँ जाते हो? रघु और सविता ने एक साथ पूछा। मैं तुम्हारा किराया चुकाने के लिए भागता हूँ, बर्तन ने जवाब दिया और फिर से दरवाजे से बाहर निकल गया। इस बार बर्तन नरेंद्र सिंह के खजाने वाले कमरे में घुस गया। वहाँ नरेंद्र सिंह खुद अपना पैसा गिन रहा था और उसे अलमारियों में जमा कर रहा था। बर्तन चुपचाप एक कोने में बैठ गया और इंतजार करने लगा। नरेंद्र सिंह ने उसे देखकर सोचा कि यह कोई नया बर्तन है जिसे उसकी पत्नी ने खरीदा होगा। अच्छा है, इसी में आज का हिसाब रख लेता हूँ, उसने सोचा और अपने सिक्के और नोट उस बर्तन में डालने लगा। जैसे जैसे वह पैसे डालता गया, बर्तन उन्हें अपने अंदर समाता गया। चाहे कितने भी पैसे डाले जाए, बर्तन कभी भरा ही नहीं। जब नरेंद्र सिंह ने अपना सारा पैसा बर्तन में डाल दिया, वह खजाने से बाहर जाने लगा। तभी बर्तन फिर से बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ, और दरवाजे की ओर भागा। नरेंद्र सिंह चौंक गया। अरे मेरा पैसा, वह चिल्लाया और बर्तन के पीछे भागा, लेकिन बर्तन उससे बहुत तेज था। वह सड़क पर दौड़ता हुआ रघु के घर पहुंच गया, जहां वह पैसों से भरा हुआ था। रघु और सविता ने आश्चर्य से पैसों को देखा। इतने सारे पैसे, उन्होंने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। अब हम अपना सारा किराया चुका सकते हैं, रघु ने खुशी से कहा, और बाकी पैसों से हम गांव के सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने पैसे गिने और अपना किराया अलग रखा। बाकी पैसे उन्होंने अपने पड़ोसियों के बीच बांट दिए ताकि वे भी अपना किराया चुका सकें और अपने परिवारों की देखभाल कर सकें। गांव में खुशी का माहौल बन गया। लोग दोबारा मुस्कुराने लगे और उम्मीद की किरण दिखने लगी। लेकिन नरेंद्र सिंह बहुत क्रोधित था। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, मेरा पैसा चुराया गया है, मेरा अनाज गायब हो गया है, मेरी खीर भी गायब हो गई थी। मुझे पता चलना चाहिए कि यह सब कौन कर रहा है। उसके सैनिकों ने गांव में छानबीन शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चला कि रघु के परिवार ने अचानक अमीर होकर अपने पड़ोसियों की मदद की है। नरेंद्र सिंह क्रोध से लाल हो गया। उस किसान को मेरे सामने लाओ। चौथे दिन जब बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो, रघु और सविता पहले से ही जानते थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने प्यार से बर्तन को साफ किया और चूल्हे पर रख दिया। बर्तन ने कहा, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। अब कहाँ जाते हो? रघु ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए न्याय मांगने जाता हूँ। तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बर्तन ने जवाब दिया और फिर से दरवाजे से बाहर निकल गया। इस बार बर्तन सीधा नरेंद्र सिंह के दरबार में पहुँचा, जहाँ वह अपने सिंहासन पर बैठा था और सैनिकों को आदेश दे रहा था कि रघु को गिरफ्तार करो। नरेंद्र सिंह ने बर्तन को पहचान लिया। वही बर्तन जो मेरा पैसा ले गया, मेरा अनाज ले गया और मेरी खीर भी ले गया, इसे पकड़ो, वह गरजा। सैनिक बर्तन को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन बर्तन ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया और किसी के हाथ नहीं आया। नरेंद्र सिंह क्रोध से पागल हो उठा और खुद ही बर्तन को पकड़ने के लिए दौड़ा। इस बार तुम नहीं बचोगे, नरेंद्र सिंह चिल्लाया और बर्तन पर कूद पड़ा। नरेंद्र सिंह ने बर्तन को पकड़ लिया, लेकिन बर्तन फिर भी बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। और फिर अचानक से बर्तन ने नरेंद्र सिंह को अपने साथ खींच लिया और दरबार से बाहर निकल गया। नरेंद्र सिंह चिल्लाया और छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी बर्तन पर मजबूत पकड़ थी और वह छूट नहीं पाया। बर्तन नरेंद्र सिंह को लेकर गांव की सड़कों पर दौड़ने लगा। लोग अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि उनका अत्याचारी शासक एक बर्तन पर चिपका हुआ है और चिल्ला रहा है। बर्तन रघु के घर के सामने रुका। मैं तुम्हारी मुसीबत को साथ ले जा रहा हूँ, और फिर से दौड़ पड़ा। इस बार बर्तन गांव से बाहर निकल गया, जंगलों और पहाड़ों की ओर भागा, नरेंद्र सिंह को अपने साथ खींचता हुआ। वह दौड़ता रहा जब तक वह और नरेंद्र सिंह दोनों आंखों से ओझल नहीं हो गए। गांव में लोग आश्चर्य और खुशी से भर गए।
नरेंद्र सिंह के न रहने पर उनकी जमीनें उन्हें वापस मिल गईं। उन्होंने अपने खेतों पर फिर से काम करना शुरू कर दिया और अपने घरों को अपना बना लिया। रघु ने अपनी पहली फसल से कमाए पैसों से एक नई गाय खरीदी जिसे उसने रानी द्वितीय नाम दिया। गौरी बहुत खुश थी और अपनी नई दोस्त के साथ खेलने लगी। अजीब बात यह थी कि जब रघु बाजार गया तो उसने फिर से उसी अजनबी को देखा जिसने उसे जादुई बर्तन दिया था और उसके साथ उसकी पुरानी गाय रानी भी थी। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था न, तुम्हारी गाय तुम्हारे पास वापस आएगी। रघु ने कृतज्ञता से अजनबी को प्रणाम किया और रानी को घर ले आया। गौरी तो खुशी से झूम उठी अपनी प्यारी रानी को वापस पाकर। जहाँ तक बर्तन और नरेंद्र सिंह की बात है, उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वे उत्तरी ध्रुव तक चले गए जहाँ नरेंद्र सिंह को अपने किए की सजा मिली। कुछ का कहना है कि बर्तन उसे दक्षिणी ध्रुव ले गया जहां उसने अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित किया और एक बेहतर इंसान बन गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव में फिर से खुशहाली आ गई थी। रघु और सविता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और वे अपने खेतों में मेहनत करते रहे। कभी कभी जब रात में बच्चे सो जाते हैं, रघु और सविता आपस में बातें करते हैं और उस जादुई बर्तन को याद करते हैं जिसने उनके जीवन को बदल दिया। वे उस अजनबी को भी याद करते हैं जिसने उन्हें सिखाया कि जीवन में कभी कभी सबसे अनमोल चीजें सबसे साधारण दिखने वाली चीजों में छिपी होती हैं। और इस तरह रघु और सविता अपने बच्चों को इस कहानी को सुनाते हैं, उम्मीद और विश्वास की कहानी की जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने हृदय में सच्चाई और परिवार के प्रति प्रेम रखें तो हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है।